following compound has plane of symmetry but not center of symmetry? So इसका तो ऑप्शन बी और सी में था डाउट। इसके ऑप्शन बी और सी में डाउट था। बी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि एक चीज से सोच के देखो, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बी में होना चाहिए क्या? यहाँ से एक तरफ जाने पे नहीं ब्रोमीन है, सर, एक तरफ जाने नहीं। पे फ्लोरीन है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकता। ऐसा लिख देते हैं हम, सीओएस वाला पार्ट तो नहीं है। पीयूएस अगर बात करें तो पीयूएस होने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? तो जैसे ये 4 मेंबर रिंग को हम एक ओरिएंटेशन ऐसा लिख सकते हैं, आप देख के अगर समझ में आ रहा हो, एक ये पार्ट प्लेन हो सकता है जिसमें ये ब्रोमीन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम कट गया, इसको हम दूसरे ओरिएंटेशन में डाल देते हैं। वो जो 4 मेंबर रिंग है वो इस टाइप से डाले, जिसमें ब्रोमीन वाला पार्ट ऊपर और एच वाला पार्ट नीचे, और इसके डायगोनली ऑपोजिट पोजीशन पे एच वाला पार्ट ऊपर है और फ्लोरीन वाला पार्ट नीचे। फिर उसके अलावा एक साइड में हम लोगों का क्लोरीन वाला पार्ट ऊपर और एच नीचे दे रखा, दूसरे साइड में क्लोरीन नीचे एच ऊपर दे रखा है। तो अगर इन चारों एटम्स को मिला के एक प्लेन बना दे तो ये एटम्स तो प्लेन में कट गया। बाकी जो बचा हुआ ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्लोरीन दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट नहीं दिख रहा, तो पीओएस भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर सी ऑप्शन में इसी पार्ट को प्लेन मान लो, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन, इस पार्ट को अगर प्लेन बनाते हैं तो ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, एच के सामने एच। समझ में आ रहा है? यस सर। इस केस में कंपाउंड वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पहले ऑप्शन में तो कोई डाउट नहीं है फिर तुमको, और डी ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल था। डी में तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा, इसका भी ध्यान रखते हुए काम करना है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बोला अनूप? क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल? आर कायरल, तो पहला कायरल दिख रहा है हमको, दूसरा वाला कंपाउंड सर दूसरा वाला कंपाउंड थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। दिख रहा है, ठीक है, दूसरा वाला दिख रहा है, तीसरे में क्लोरीन है, तीसरा भी दिख रहा है, और चौथा कायरल नहीं होगा। 1, 2 और 3 तीनों होगा। पहले में कोई दिक्कत है? पहले ऑप्शन में नहीं सर, पहला वाला तो आ रहा है समझ में। ठीक है। दूसरे वाले में जैसे तुम एक चीज सोच के देखो, पहले तो जैसे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं, हमेशा पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? नहीं सर। वो तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सीएल एक तरफ नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाना है, तो ऐसा प्लेन निकालना होगा जो पूरे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे। तो जैसे ये प्लेन काम का नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का ग्रुप नीचे ग्रुप सेम टाइप का नहीं है, ये भी काम का नहीं होगा। काम का एक ये प्लेन दिख रहा है कि नहीं? यस सर, लेकिन वो भी तो नहीं होगा। CH3 सॉलिड पे और CH3 डैश पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको हम अगर साइड से बना के देखें ऐसा, तो इस केस में हम लोगों का जैसे ये कंसिडरेशन है, यहाँ पे एक तरफ CH3 सॉलिड पे है और दूसरी तरफ CH3 डैश पे दे रखा, और उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में Cl वाला पार्ट सॉलिड पे ले लेते हैं। सॉलिड पे ले लो या डैश पे ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो डैश पे रहने देते हैं, बाकी में तो हाइड्रोजन है। इन सबको मिला के अगर प्लेन बनाए तो इसका मिरर में यहाँ कहीं आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में सिमेट्रिकल पार्ट इधर हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता, ऐसा सर हो नहीं सेकंड सकता, वाले ऐसा हो नहीं ऑप्शन सकता। में जो दोनों डैश पे, वो दोनों का कोई प्लेन बना सकते हैं हम लोग? सेकेंड वाले में जो दोनों डैश पे है, इन दोनों को कोई प्लेन बना सकते हैं। इन दोनों का प्लेन बनाने का मतलब, इन दोनों का प्लेन बनाने का क्या मतलब बोलना चाह रहा है? ऐसा सर मतलब ऐसा प्लेन जिसमें वो सब कट हो जाए, वो दोनों। ऐसा टाइप से बोल रहा है क्या? जैसे ये ग्रुप दे रखा है और क्लोरीन के साइड से यहाँ पे CH3 ऐसा ले लिया, तो ये अगर कट भी होगा ये डैश वाला ग्रुप, तो उसके तो एक साइड पूरा का पूरा कार्बन चेन आएगा, ऐसा तुम बोल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर सॉलिड पे हाइड्रोजन है सर लेकिन एक्चुअली में जो डैश पे रहता है वो उस तरह सीधा तो नहीं रहता, तो फिर हम लोग कैसे लेंगे प्लेन? ये बोल रहे हैं, ये प्लेन यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे मान लो सॉलिड पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी सॉलिड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो भले ही उधर सॉलिड और डैश्ड है, लेकिन अगर इन चारों एटम्स को मिला दे, ये चारों एटम्स एक प्लेन में लाई करेगा। समझ आया कि किस प्लेन की बात कर रहा है? इसको चलो ऐसा दिखा देते हैं। 4 मेंबर रिंग है, यहाँ हाइड्रोजन वाला पार्ट नीचे, नीचे क्लोरीन वाला पार्ट है,
फिर उसके अलावा यहाँ भी हाइड्रोजन और नीचे CH3 वाला पार्ट, तो CH3 क्लोरीन, CH3H, HH, H क्लोरीन, इसको मिला के एक प्लेन बना दिया, तो थोड़ा प्रिज्म टाइप का प्लेन बनेगा। ट्रायंगुलर पिरामिड बन रहा है। ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं बन रहा, ट्रायंगुलर प्रिज्म पिरामिड बन ये रहा होता है, ठीक है, प्रिज्म ये बन होता रहा है, है प्रिज्म बन रहा है ना। हाँ। तो प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो एटम तो कट रहा है लेकिन एक साइड में सारा ग्रुप से दूसरे साइड में कुछ नहीं है, तो अपने काम का नहीं है चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा कोई और डाउट किसी क्वेश्चन में? सर सेक्शन जे। सेक्शन जे, एक मिनट, सेक्शन जे में EFGHIJ, सेक्शन जे, J5, क्वेश्चन क्या बोला विन सर, सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following species will be optically active? कौन सा स्पीसीज ऑप्टिकली ऑप्शन डी और ई, इसका ऑप्शन, अच्छा बी और सी। बी ऑप्शन अभी के लिए छोड़ दो, इसमें हम ये ऑप्शन नहीं देखे थे। एक टॉपिक आएगा आगे, अमाइन इन्वर्जन, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, उसके बाद इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे। बेसिकली अमाइन इन्वर्जन के साथ साथ यहाँ पे एक और हम लोग नाम डाला करते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन से ज्यादा चीज समझ में आएगा, जैसे कभी हम छाता को उल्टा होते देखा है? यस सर। छाता अगर ऐसा है तो जब उल्टा होता है तो एक्सिस तो Yes, वही sir. रहता है, बस छाता उल्टा हो जाता है। तो इस तरह का इफेक्ट अमाइन में होता है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है तो आराम से अमाइन इन्वर्जन हुआ करता है, और अमाइन इन्वर्जन की वजह से हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले इनैंशियोमर, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस एक पार्ट को छोड़ दो, बी ऑप्शन को अभी के लिए रहने दो। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अभी हम तो बोल दे रहे हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ, ऑप्टिकली तो इनएक्टिव होगा। सी एक्टिव कैसे होगा फिर? सी एक्टिव कैसे होगा फिर? सी तो तुमको बोला था ना, ऐसा समझो, दो बेंजीन रिंग है और दोनों बेंजीन रिंग को, ये डायग्राम के ऊपर मत जाओ, बाइफिनाइल है। बाइफिनाइल है, दो बेंजीन रिंग में, इसमें डायग्राम पे मत जाना, ढंग से एक देखो। प्लेन में ले लिए थे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसके ऑर्थो पोजीशन पे ही दोनों ग्रुप दे रखा है, दूसरे में भी दे रखा है, तो बाइफिनाइल में परपेंडिकुलर चला जाएगा। इस ऑप्शन को छोड़ देना अभी, बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट कैसे है इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। और J4 के अलावा कोई डाउट? 7 J7, J7 वाले पार्ट में in which of the following compound pseudo chiral center is present? तो पहले वाले में दिख रहा है ऑप्शन ए और बी। हाँ, तो ऑप्शन ए में तो दिख ही रहा है सूडो कायरल सेंटर, और सर दूसरा लेकिन इसमें ओरिएंटेशन नहीं दिया है सर। तो सूडो कायरल सेंटर का मतलब डैश क्या में बताया कि था? नहीं, सूडो कायरल सेंटर का मतलब क्या बताया था कि वैसे कायरल सेंटर्स जिनका कायरल सेंटर होना अपने बगल वाले कायरल सेंटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मान लो कि इसमें दो कायरल सेंटर तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अगर लेफ्ट वाला कायरल सेंटर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट वाला भी आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर नहीं बनेगा। बट अगर लेफ्ट वाला पार्ट एस हो गया, राइट वाला पार्ट आर हो गया, तो बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। अगर लेफ्ट वाला पार्ट हम लोगों का आर हुआ, राइट वाला पार्ट एस हो गया, तो भी ये कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब पहले केस में नहीं करेगा, दूसरे में करेगा, तीसरे में करेगा। और अगर दोनों एस हो गया तो भी कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट सेम होने की वजह से बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो बीच वाला जो एटम है ये कार्बन, इस कार्बन का कायरल सेंटर होना या ना होना, बेसिकली उस एटम का कायरलिटी अपने अगल बगल वाले कायरल सेंटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस चीज को हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। कभी कायरल सेंटर के जैसा है, कभी नहीं है। कब नहीं है? जब बगल वाले का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कब है? जब बगल वाले का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो इसलिए सूडो कायरल सेंटर सर है। मतलब ये पूछा है कि किसमें बिहेव कर सकता है सूडो कायरल सेंटर ऐसा। हाँ, मतलब पूछा है कि किसमें सूडो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो ये सूडो कायरल सेंटर कहलाता है। ऐसा नहीं, सूडो कायरल सेंटर का मतलब ये नहीं होता कि जब एक सॉलिड और एक डैश्ड पे गया, मतलब एक आर और एक एस कॉन्फ़िगरेशन है, तब वहाँ सूडो कायरल सेंटर बनेगा। सूडो कायरल सेंटर मतलब कायरल सेंटर के जैसा है भी और नहीं भी, तब उसको सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। और बी ऑप्शन बनेगा क्या इसके बाद? नहीं बनेगा सर। बी ऑप्शन सूडो कायरल सेंटर
नहीं बनेगा क्यों? सर, क्योंकि बीच वाला सी ही हो सकता है कायरल सेंटर, और बाकी दोनों साइड सेम ही रहेगा हमेशा, तो कैसे होगा वो कायरल सेंटर? आंसर में दिया है कि नहीं दिया है? यार और भी आवाज नहीं आया, फिर से एक बार बोलो। सेंटर आएगा। इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो खैर चलो यहाँ पे हम लोग जज कर रहे हैं, आंसर में दिया है कि नहीं दिया है ये बताओ। दिया है। दिया है। अब ये सोच करके बताओ कि ऐसा क्यों दिया है। कायरल सेंटर है वहाँ, सूडो कायरल सेंटर है, आंसर गलत भी नहीं है। मतलब हम लोग एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिस एटम का कायरलिटी अपने अगल बगल वाले कायरल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, इतना रिलेट कर सकते हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन में आर ग्रेटर देन एस लिखते थे हम लोग सीआईपी रूल में, तो वहां पे एक और चीज बताया था, जेड ग्रेटर देन ई। तो ये जेड नोमेनक्लेचर कहाँ पे आता था और ई नोमेनक्लेचर, ये चीज अपने सीआईपी रूल वाले पार्ट के हिसाब से अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं वहां पे आता था। तो जेड ग्रेटर देन ई का क्या मतलब है? तो जेड ग्रेटर देन ई का मतलब यहीं पे आएगा। अगर एक साइड जेड है दूसरे साइड भी जेड है, तो उस केस में बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर नहीं होगा। एक तरफ जेड है दूसरी तरफ ई है, तो उस केस में कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। एक तरफ ई है दूसरी तरफ जेड, कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। और अगर दोनों तरफ ई है तो भी बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो इस कायरल सेंटर का कायरलिटी अपने अगल बगल वाले पार्ट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इन जनरल हम लोग कायरल सेंटर ही बोलते हैं। बट यहाँ पर कायरल सेंटर जरूरी नहीं है, एक स्टीरियो सेंटर वाले पार्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं कि उसके बगल वाला दोनों ग्रुप एकदम सेम है। बट स्पेस के ओरिएंटेशन में सेम है क्या? स्पेस के ओरिएंटेशन में अगर जेड के सामने जेड है तो स्पेस का ओरिएंटेशन सेम है, जेड के सामने ई है तो स्पेस का ओरिएंटेशन सेम नहीं है। तब इस केस में कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करना शुरू करेगा। सर एग्जैक्टली सेम ग्रुप्स है तो कैसे अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा? एग्जैक्टली सेम ग्रुप है तो ऐसा हो सकता है ना। एक मिनट, मान लो ये ग्रुप रहा, तो यहाँ वाले पार्ट पे सिस ग्रुप है या ट्रांस ग्रुप है? इस डबल बॉन्ड पे सिस है या ट्रांस है? इजेड भी हम नहीं बात करें, केवल सिस सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं। सिस है। सिस और दूसरे वाले साइड में सिस है ट्रांस है? दूसरे वाले डबल बॉन्ड पे सिस सिस। है। तो इसमें तो एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का दिखेगा। यहाँ से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेंगे तो बिल्कुल इधर सर का लेकिन मिरर इमेज ऐसा इधर थोड़ी आएगा। होता है, डबल बॉन्ड के अलोंग तो प्लेन चेंज हो जाता है ना। डबल बॉन्ड के अलोंग प्लेन चेंज होता भी है तो दोनों तरफ चेंज हो रहा है ना। जैसे होगा क्या, ये चीज बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है यहाँ से रोटेट करेगा और रोटेट करके यही चीज नीचे के साइड में रहेगा रहेगा सिर्फ इस टाइप का ओरिएंटेशन रह सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ वाले पार्ट में एच एच सी एच थ्री। तो इसको देख के लगेगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन लास्ट क्लास में उससे पहले क्लास में हम लोग एक चीज डिस्कशन कर चुके हैं कि मॉलिक्यूल का कोई भी कन्फर्मर अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इस बॉन्ड के अलोंग अगर रोटेशन कराए हम लोग तो ये पूरा स्ट्रक्चर घूम करके ऊपर जाएगा, तो सामने से इधर भी से मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। बट अगर मान लो इसी स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा वेरिएशन करें, कार्बन के ऊपर एच है, यहाँ एच, फिर दूसरे साइड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस बार हम इसको ट्रांस पोजिशन में डाल देते हैं CH3, और दूसरे वाले साइड में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड कार्बन और इसको सिस पोजिशन में डाल देते हैं। तो ये रोटेशन भी कर लो तभी भी सेम निकल के नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे एच और ओ एच है और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो रोटेशन करो ना करो बिल्कुल कुछ भी सेम नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है, सेम नहीं हो सकता। CH3 मतलब ये जो दोनों ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ये दोनों कम डिस्टेंस पे है जबकि दूसरे में ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे दोनों साइड में प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी निकल के नहीं आएगा। तो कायरल सेंटर यहाँ पे बनाया जा सकता है। मतलब इसको फिर उस केस में कायरल सेंटर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे OH है, ऊपर H है, और लेफ्ट वाले ग्रुप का स्पेस का ओरिएंटेशन और राइट वाले ग्रुप का स्पेस का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इस केस में ये पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब कायरल सेंटर का हम लोग बहुत लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ते हैं कि चारों एटम्स अलग होने चाहिए।
इतना लिमिटेड डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि एक तो आरएस नोमेनक्लेचर अपने काम का नहीं है, इजेड नोमेनक्लेचर अपने काम का नहीं है, तो हम लोग उस लिमिटेशन में ही बात कर रहे होते हैं। बट अगर अच्छे लेवल पे बात करें तो लिमिटेशन ऐसा नहीं होता है, पूरा सब कुछ सेम होना चाहिए, स्पेस का ओरिएंटेशन और ओवरऑल सब कुछ सेम होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग वहाँ पे कायरल सेंटर वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर स्पेस का ओरिएंटेशन में डिफरेंट हो गया तो कायरल सेंटर बोल सकते हैं। इस राइट वाले साइड को रोटेट करा लो यहाँ के अलोंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोटेट करा लो तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके अलावा कोई डाउट? J7 कौन सा? आदित्य आज गायब है। हाय प्रियांश, कहाँ गायब है आदित्य? बोल रहा था आप पिछला क्लास में बोले थे कि वो वाला वीडियो नहीं देखेगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएंगे। पागल है, एक नंबर का तो वीडियो देख लेता यार, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो आज ही डिस्कस होगा। चलो ठीक है, तो खैर लोग बाद में अपना देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा हम लोग के नए शुमार वाले पार्ट का, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो ज्योत्सना कोई डाउट है तुमको किसी क्वेश्चन में? ये सब क्वेश्चन सब बन गया। विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बन गया है। सवाल सिंपल। चलो ठीक है, बन गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं। लेक्चर 5 तो हो चुका है अपना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पीओएस सीओएस। अब लास्ट क्लास में कुछ बताना रह गया क्या पीओएस सीओएस वाले पार्ट में? नहीं, ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले पार्ट में, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, हाँ चलो ध्यान दो। एक तो अभी शुरुआत में हम डेफिनेशन दिखाएंगे और फिर से कुछ एनिमेशन वाले पार्ट को शो करेंगे। कुछ एनिमेशन है जिससे तुमको पता चलेगा कि सुपर इम्पोजिबल नहीं या फिर सुपर इम्पोजिबल होना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे उसमें हम अगर इनैंशियोमर वाले पार्ट के डेफिनेशन की बात करें, मतलब सिंपली बस डेफिनेशन मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है अपने को इनैंशियोमर्स वाले पार्ट में और डायस्टीरियोमर वाले पार्ट में। बट इनैंशियोमर होता क्या है, मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उन चीजों को हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली मेंशन करेंगे, फिर एक एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे, उसके बाद फिर बाकी बचे हुए पॉइंट्स की बात करेंगे। इनैंशियोमर्स वाले पार्ट में हम लोग मेंशन किया करते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए और मिरर इमेजेस होना चाहिए। उसको ऐसा समझ लो जैसे तुम्हारा एक हाथ है और दूसरा हाथ है, तो दोनों हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज है डेफिनेटली। अगर ऐसा रखेंगे बीच में मिरर रखे तो पूरा का पूरा मिरर इमेज है, लेकिन दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसा सेट नहीं करना है। मतलब सेट करने का मतलब है कि बिल्कुल हाथ ऐसा एक दूसरे के ऊपर सेट हो, मतलब जिस ओरिएंटेशन में एक हाथ है उसी ओरिएंटेशन में दूसरे हाथ को डालना पड़ेगा और एक दूसरे को फिट करना पड़ेगा। तो हम लोग मिरर इमेज तो बना सकते हैं यहाँ पे, एक हाथ और दूसरा हाथ दोनों के बीच में अगर मिरर है तो मिरर इमेज तो आराम से हो सकता है, बिल्कुल सब कुछ सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर इन दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर सेट करना है तो सेट करने का मतलब हाथ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर सेट होना चाहिए। मतलब जैसे ये जो हाथ है इसमें जो मेरा कलाई वाला पार्ट है, ये कलाई वाला पार्ट और दूसरे कलाई वाला पार्ट ये भी सेट होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो कलाई एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं हो रहा, मतलब पूरा का पूरा चीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। इस तरह की चीज को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं। ये कंपाउंड, ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, इसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर सेट करके बिल्कुल मर्ज नहीं कर सकते, इस चीज को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल बोला करते हैं। और दूसरा मिरर इमेज होना चाहिए, तो हाथ में दिखाया ऐसा मिरर इमेज वाला पार्ट है। हम लोग का हाथ एक्चुअल में इनैंशियोमर है कि अगर हम लोग इस हाथ की बात करें तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आएगा। अगर यहाँ से कट करेंगे तो एक तरफ थंब एक तरफ नहीं है, इधर से कट करेंगे तो भी नहीं है, बस यही एक प्लेन है हम लोगों का पूरा हाथ का प्लेन। अगर इसको रिजेक्ट कर दे कि ये हाथ का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, तब उस केस में हम लोगों का ये पूरा हाथ ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी हाथ ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है
दोनों कमांड एक दूसरे का मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब आराम से इनैंशियोमर बोला जा सकता है। बट हम लोग हाथ का एग्जांपल तो ऑब्वियसली बात है नहीं देंगे, मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो उसमें जैसे हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जैसा बोलते हैं, तो उस केस में हाँ अरविंद बोलो। सर अगर आपका दोनों हाथ का एक अंगूठा काट दे तब वो इनैंशियोमर रहेगा? तब भी वो इनैंशियोमर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे अगर मान लो अंगूठा हटा ही देते हैं, ठीक है, मान के चलो कि नहीं दिख रहा तुमको, तो ये पूरा सेट हो पाएगा क्या? क्योंकि ये तो छोटा उंगली अलग साइज का है, फिर बड़ा उंगली, बीच का उंगली अलग अलग साइज का है। तो अगर हमको ये सर उसको पूरे भी हाथ सेम के साइज कर दे खींच खींच के तो सेम साइज से कर दे तब तो फिर मैच करेगा ही। वो तो ऐसा हो गया कि उधर तो डब्बा बना, तो मेरे काम करो 4 उंगली काट दो, इधर का भी 4 उंगली काट दो, अंगूठा भी काट दो, और उसके बाद बोलोगे आप सुपर इम्पोज करेगा, तभी भी नहीं करेगा, तभी भी एक्चुअल में नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मेरा हाथ है अगर, तो जैसे यहाँ से अगर इस पार्ट को देखे तो ये पूरा पार्ट, ये मतलब केवल उंगली को हटा के जो बाकी पार्ट है, ये इसको एक स्क्वायर थोड़े ना है। जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, जो छोटे वाले उंगली के साइड वाला पार्ट है, वो थोड़ा छोटा होता है और दूसरे वाला साइड थोड़ा बड़ा होता है। तो तभी भी ये चीज सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ये दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, तो एक हाथ का छोटा पार्ट दूसरे हाथ के बड़े पार्ट के साथ सुपर इम्पोज कर रहा होगा, तो ये चीज भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। सर मेरा है स्क्वायर पूरा। स्क्वायर पूरा तो किसी का हाथ नहीं होता है। स्क्वायर मतलब तेरा हाथ ऐसा बोल रहा है, तो ये है तेरा हाथ, और इसमें एक उंगली ऐसा, एक उंगली ऐसा, एक उंगली ऐसा, ये है क्या? हाँ सर लगभग ऐसा ही है। स्क्वायर किसी का हाथ नहीं होता है। और दूसरा, चलो अगर हाथ से मान लो क्रेयॉन्स का डब्बा ऐसा दिख रहा है। मान लेते हैं कि स्क्वायर हाथ है भी, तो स्क्वायर में ये भी तो एक पार्ट होता है ना, थंब के नीचे का जस्ट जो पार्ट है, ये फ्लैट थोड़े ना रहता है। तो मैं ऐसा एकदम बोलना चाह रहा कि किताब के जैसा फ्लैट सरफेस में रहा है सर हाथ, और कुछ नहीं बचा उसमें। यहाँ पे जो थंब होता है, तो थंब के पास का एरिया थोड़ा बड़ा होता है, तो थोड़ा सा बल्कियर टाइप का होता है। तो अगर एक हाथ ऐसा है और दूसरा इसका मिरर इमेज है, तो जैसे ही उसको इसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे हाथ का थंब के नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे चले जाएगा, तो निकल के नहीं आएगा वो मिरर इमेज, ठीक है। फ्लैट अगर हाथ है तो फिर उसका तो, उसमें तो खैर क्या बोल सकते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए और दूसरा मिरर इमेज होना चाहिए। उसमें जैसे एक तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे उधर कि उसमें क्या, किस तरीके से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो सकता है। चलो ठीक है, उसमें दिखाई देते हैं, एक मिनट। सर नॉन सुपर इम्पोजेबल को नॉन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट एक मैथमेटिकल टर्म है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? मतलब उसका जनरल सेंस तो यही होता है ना कि अगर एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल एकदम एग्जैक्टली फिट हो गया दोनों एक दूसरे के ऊपर में, हाँ, तो बोल सकते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में यार मतलब अब बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सुपर इम्पोज मतलब थोड़ा इजी वर्ड है यूज करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट वर्ड कोई जनरल वर्ड तो है नहीं। जो आदमी मैथ्स नहीं पढ़ा है, सीधा केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा ये बताओ। तो मैथ पहले पढ़ा देंगे। तो यही तो दिक्कत है ना। ऐसे हम 2-3 वीडियोस को देखे थे, जो तुम लोगों को देखना है बेसिकली। हाँ, ये ठीक था, ये ठीक तो ये भी था। बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि इनैंशियोमर वाला पार्ट क्या हम लोग बोल रहे हैं, फिर डायस्टेरियोमर क्या होता है उसको हम दूसरे तरीके से समझाएंगे। स्क्रीन तो दिख रहा है तुम लोगों को, आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को? मॉडल के जरिए आ रहा होगा। इसमें जो अलग अलग एल कार्बन है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कायरल सेंटर, एक कार्बन के ऊपर 4 एटम्स वाले पार्ट दे रखे, तो उसको कायरल सेंटर बोल रहे हैं। दूसरे मॉलिक्यूल को देखो, दूसरे मॉलिक्यूल में भी एक ब्लू एटम है, एक येलो एटम है, एक रेड एटम और एक ऑरेंज एटम है। तो एटम्स एग्जैक्टली सेम है, बट एक चीज देखना आगे, जो थोड़ा बकवास है, जो बकवास है सबको हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ रहे हैं, और वीडियो का नहीं आ रहा है ना ये? क्या तो वीडियो का आवाज कहाँ आ रहा है? वीडियो का आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है लेकिन थोड़ा लो है साउंड। चेंज करूंगा, तो इस केस में ये अभी आ रहा था? ठीक है सर। यस सर।
अभी भी आवाज नहीं आ रहा। बीच में आया था गायब सर हो गया। बीच में आया था, 1 मिनट। दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप और ये ठीक है सर। दोनों ग्रुप। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में एक ये दूसरे थोड़ा हम पीछे लेकर के जा रहे हैं, जहाँ से मिरर इमेज वाला पार्ट नहीं था। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट में मिरर इमेज नहीं दिख रहा, ब्लू के सामने ब्लू नहीं दिख रहा, मतलब ब्लू प्लेन में ऊपर की तरफ है, वो ब्लू हॉरिजॉन्टल में डाल रखा है। फिर ऑरेंज के सामने ऑरेंज नहीं है, सब इस ओरिएंटेशन में मिरर इमेज नहीं दिख रहा। मतलब ये वही मॉलिक्यूल है, लेकिन इस ओरिएंटेशन से मिरर इमेज दिख नहीं रहा है। यही चीज इमेजिन कर पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूल दोनों मिरर इमेज है। आगे जाने के बाद पता चलेगा कि मिरर इमेज है, लेकिन अब देख करके नहीं बता सकते मिरर इमेज है कि नहीं। ब्लू के सामने ब्लू, जैसे सॉलिड पे ब्लू है, उसके सामने सॉलिड पे ब्लू ठीक दिख रहा है, मतलब ब्लैक एटम से ब्लू वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, बट बाकी सारे एटम्स एक दूसरे के सामने सामने नहीं है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में हम लोग मिरर रखे, मतलब बीच में मिरर रखने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रखें, यहाँ पे, तो इसके सामने ये एटम होना चाहिए था जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है, रेड के सामने ये पार्ट और ऑरेंज के सामने ये पार्ट होना चाहिए था। फिर ब्लू सॉलिड पे है, तो इसका सामने सॉलिड वाला पार्ट, और ये जो ब्लैक एटम है ये भी जमीन से थोड़ा ऊपर होगा, तो जो जमीन से थोड़ा ऊपर है वो भी यहाँ पे आराम से मिरर इमेज होना चाहिए था। ऐसा कंसिडरेशन निकल के आना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए नहीं दिख रहा कि ऐसा कंसिडरेशन है। तो कैसे हम लोग जज कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज है? तब वहां पे आरएस नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत अपने काम में आता है। अब आगे देखते जाते हैं। इस मॉलिक्यूल के मैं पोजीशन चेंज करूंगा, तो इस केस में ये मिरर इमेज नहीं है, इस केस में भी ये मिरर इमेज नहीं है, इस केस में ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप। तो यहां पर अगर इन दोनों के बीच में एक मिरर रखूं तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यहां पर भी ये मिरर इमेज है, इस डायरेक्शन में ये मिरर इमेज है, क्योंकि ये दोनों ऑरेंज बॉल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रही है, दोनों ब्लू एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रही है, दोनों येलो कलर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ रही है, और ये भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। किसी भी डायरेक्शन में आप इनको रोटेट कर लीजिए, ये हमेशा एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। इस तरह से मिरर इमेज, अगेन मिरर इमेज, अगेन मिरर इमेज, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अब इन दोनों मिरर इमेज को मैं एक दूसरे के ऊपर इंपोज करूंगा और ये चेक करूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए, इंपोज करने का मतलब वही सुपर इंपोजिशन की बात कर रहे हैं। सारे एटम्स एक दूसरे के ऊपर सेट होने चाहिए, हर एक एटम एक दूसरे के ऊपर सेट होना चाहिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। ये मैंने इंपोज कर दिया। येलो कलर मैच कर रहा है, ये दोनों कलर मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों कलर मैच कर रहे हैं, ये दोनों कलर मैच नहीं कर रहे हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से मैच कराने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, अगर मैं इस तरह से इनको मैं इंपोज करता हूं तो यहाँ पे येलो कलर मैच कर रहा है, लेकिन ऑरेंज और रेड दोनों कलर मैच नहीं कर रहे हैं। ये इसको सुपर इंपोज कराना नहीं आ रहा सही से, इसको दूसरे ओरिएंटेशन में डालना चाहिए। अगर इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो येलो है वो तो मैच कर रहा है, जो ब्लू है वो भी मैच कर जाएगा, बस ऑरेंज और रेड मैच नहीं करेगा। एक और हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, अभी एक और वीडियो दिखाएंगे, उसमें ज्यादा बेटर समझ में ये दोनों कलर भी मैच नहीं कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और तरीके से अप्लाई करते हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ब्लू और ब्लू भी मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं और ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे हैं। एक और बार कोशिश करते हैं मैच करवाने की। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कभी भी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे। केवल दो कलर मैच होंगे, बाकी के कलर मैच नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल नॉन सुपर इंपोजेबल हैं।
तो यहाँ पर येलो येलो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है। कुल मिला के इसके 2 ही ग्रुप मैच कर रहे हैं, सारे ग्रुप मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर इंपोज करता हूं तो इसमें सारे ग्रुप मैच नहीं करेंगे। अगर सारे ग्रुप मैच नहीं करेंगे तो इस तरह की मिरर इमेज को मैं बोलूंगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी अगर सारे कलर मैच कर जाएंगे तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे सुपर इम्पोज, और अगर सारे कलर मैच नहीं करेंगे तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोज। तो ये दोनों कैरल मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज है और साथ में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये मेरे पास एक और कैरल मॉलिक्यूल है। इसके आगे एक छोटा सा पार्ट बस इतना बताया है, वो हम लोग खैर अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें एक और मॉलिक्यूल लेगा और उसके बाद सुपर इम्पोज करा के देखेगा। जैसे मॉलिक्यूल वाले पार्ट तो पहले मिरर इमेज वाला पार्ट बनाने की कोशिश करेगा, मिरर इमेज निकल के नहीं आएगा। अगर मॉलिक्यूल कायरल सेंटर रखता है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आइदर मिरर इमेज होगा या तो सेम होगा। एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट कहीं दिया नहीं जाता है, बट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर कोई दो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों के और दोनों मतलब सेम ही टाइप का मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आइदर एक दूसरे का मिरर इमेज होगा या फिर सुपर इम्पोजिबल होगा। हम लोग इसको एज अ ट्रिक भी यूज करेंगे कि अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज दिख गया और ऑप्टिकली एक्टिव है तो सीधा एनहांसोमर है, सुपर इम्पोज करा के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आगे यूज करेंगे हम लोग। अगर दो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव दिखा पहला चीज और मिरर इमेज दिख रहा है तो सीधा सुपर इम्पोज करेगा, ज्यादा इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सॉरी, सीधा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, सीधा एनहांसोमर हम लोग बोल सकते हैं, ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। इस पर्टिकुलर पार्ट में ये शो कर रहा है कि कोई दो मॉलिक्यूल को कैसे सुपर इम्पोज करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों में मॉलिक्यूल ये दोनों कलर आमने सामने आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कलर मैच नहीं हो रहे। तो इसको मैं फिक्स रखूंगा, इसको मैं रोटेट करूंगा कि इसके साथ ये मैच हो जाए। तो यहां पर भी मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों कलर मैच हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों कलर मैच नहीं हो रहे। एक बार और। हाँ अरविंद बोलो। सर ऐसा क्यों है कि राइट वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें जो येलो वाला एटम है वो परफेक्टली वर्टिकल, दूसरे में नहीं है? परफेक्टली वर्टिकल और दूसरे में नहीं है क्योंकि एंगल जो कैमरा का डाला है थोड़ा लेफ्ट राइट किया हुआ होगा। ठीक है, मतलब कैमरा का एंगल हाँ थोड़ा सर, अलग है, कैमरा एंगल थोड़ा लेफ्ट लग रहा है, तो उसकी वजह से हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करते हैं। ये दोनों कलर मैच हो रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहे। इस केस में भी दोनों मैच नहीं हो रहे, अरे बहुत मैच इस करा केस रहा में है। भी दोनों मैच नहीं है। और देखता हूं क्या रिजल्ट आता है। तो ये एक तरीका हो सकता है इंपोज करने का। ये दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे हैं। और तरीका देख लेते हैं। इस केस में भी मैच नहीं हो रहा है। इस तरीके से मैंने दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर रखा है। तो अब देखिए, यहाँ पर ब्लू ब्लू मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑरेंज कलर मैच कर रहा है, इधर भी येलो कलर मैच कर रहा है और यहाँ पे भी रेड कलर मैच कर रहा है। अगर आप दोनों मॉलिक्यूल को देखोगे तो दोनों मॉलिक्यूल के सारे ग्रुप, यहाँ देखिए, दोनों मॉलिक्यूल के सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज है। हम एक और वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। यहाँ पे बस एक येलो एटम दे रखा, एक रेड एटम दे रखा और एक ग्रे टाइप का एटम और एक ग्रीन एटम है। तो इस केस में जैसे एक चीज सामने देख करके मालूम पड़ रहा है कि मिरर इमेज है। दोनों मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में एक प्लेन कंसिडर करो, तो येलो एटम प्लेन ऑफ सिमेट्री, ग्रीन के सामने सॉरी ये मिरर इमेज, ग्रीन के सामने ग्रीन मिरर इमेज, और ये ग्रे के सामने ग्रे मिरर इमेज और रेड के सामने रेड वाला पार्ट मिरर इमेज निकल के आएगा। मतलब हम लोग को यहाँ पे प्लेन बेसिकली कंसिडर करना है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ वाले पार्ट में प्लेन कंसिडर कर रहा है, तो ग्रीन के सामने ग्रीन, येलो के सामने येलो, ब्लैक के सामने ब्लैक एटम, ग्रे के सामने ग्रे और रेड वाला पार्ट का मिरर इमेज रेड वाला पार्ट होगा।
तो मिरर इमेज वाला पार्ट तो है पहला चीज। दूसरा, मिरर इमेज के जस्ट आगे यहाँ पे मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज कराने की कोशिश किया। हम इसका ऑडियो ऑफ करके चल रहे हैं, एक्सप्लेन हम खुद से करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट तो दिख रहा है, सॉरी मिरर इमेज तो दिख रहा है साफ साफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करेंगे तो सुपर इम्पोजिशन में अगर मिरर इमेज है तो फिर से देखो, जैसे इसमें सुपर इम्पोज कराते हुए थोड़ा सिंपल तरीके से इसको सुपर इम्पोज कराया है। स्ट्रक्चर में बस इसको उठा के दूसरे के ऊपर सेट करने की कोशिश करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो जब उसको सेट करेंगे तो ब्लैक के सामने ब्लैक चला गया, येलो के सामने येलो, रेड के साथ रेड वाला पार्ट, बट ग्रीन के सामने ग्रे वाला पार्ट जा रहा है और ग्रे के सामने ग्रीन वाला पार्ट जा रहा है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और मिरर इमेज वाला पार्ट भी है तो उसके इसमें दो पार्ट मैच करेगा, दो पार्ट मैच नहीं करेगा, जैसे अभी भी दिख रहा है। अभी वाले केस में हम लोग का जो ग्रीन और ग्रे है वो एक दूसरे के ऊपर मैच कर गया, मतलब ग्रीन के साथ और ग्रे वाला पार्ट ग्रे के साथ, लेकिन बाकी दोनों मैच नहीं करेगा। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं ये स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ जो लेफ्ट साइड में हम लोग का येलो वाला पार्ट है और रेड वाला पार्ट वो एक दूसरे के सामने है, ऊपर येलो और रेड वाला पार्ट सामने है। नीचे में जहाँ ग्रे है वहीं पे पीछे वाले मॉलिक्यूल का भी ग्रे स्ट्रक्चर रहेगा, एग्जैक्टली सेम ग्रे स्ट्रक्चर रहेगा। थोड़ा सा आगे जाने पे भी पता चलेगा। देखो यहाँ पे ग्रे के सामने ग्रे दिख रहा, तो ऑब्वियसली बात है ग्रीन के सामने ग्रीन वाला पार्ट रहेगा। तो कोई भी ब्लैक एटम तो खैर मर्ज करेगा ही करेगा क्योंकि वो सेंटर में है, बट बाकी चार एटम्स में से या बाकी चार ग्रुप्स में से कोई दो ही ग्रुप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा और दो ग्रुप हमेशा सुपर इम्पोज नहीं करेंगे अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ और दूसरा मिरर इमेज हुआ तो। फिर इसी में आगे और भी कुछ चीज करके दिखाया है कि सुपर इम्पोजिशन का क्या मतलब होता है। ये एक तीसरा मॉलिक्यूल लेकर के आया है, वो तीसरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट देख करके मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि जैसे ब्लैक एटम पे येलो एटम है, रेड एटम है, ग्रीन एटम है और ग्रे एटम है। तो सारे केसेस में, मतलब तीनों मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्टली यही चार एटम्स है, एग्जैक्टली सेम चार एटम्स है। लेकिन अभी जब हम लोग पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे थे तो ये दोनों मॉलिक्यूल में हम लोगों को, मतलब ये पहला वाला मॉलिक्यूल और ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल में सारे एटम एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं हो रहे थे। जब तक सारे एटम्स एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहे तब तक दोनों कंपाउंड सेम नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से जो हम लोग का सबसे पहला डेफिनेशन था कि क्यों ऑप्टिकल आइसोमर होता है, क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर, तो स्पेस में मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के डिफरेंस की वजह से भी मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। हम लोग को देख के नहीं लगता, इससे दिखेगा कि एक ब्लैक एटम है, उसके ऊपर येलो एटम, रेड एटम, ब्लू एटम और ग्रे एटम और ग्रीन एटम है। तो दूसरे वाले में भी तो यही चार चीज दिख रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन जब हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो सारे एटम्स अगर एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं हो रहे, मतलब दोनों एटम्स या दोनों मॉलिक्यूल्स बेसिकली डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। हाँ, एक जो लास्ट क्लास में ज्योत्ना सवाल पूछी थी कि सर इसका यूज क्या है, तो बहुत सारे ड्रग्स में हम लोग के ऑप्टिकल रोटेशन के वेरिएशन के वजह से जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग निकल के आता है। मतलब ड्रग्स का इन द सेंस की कुछ होते हैं ड्रग्स जो उसको हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जैसे जो डेक्स्ट्रोरोटरी ड्रग होगा उसका फंक्शन कुछ और होगा, जो लीवोरोटरी ड्रग्स होगा उसका फंक्शन कुछ और होता है। इस तरह का हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइप का ओरिएंटेशन, जैसे शायद सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम पढ़ा होगा और अभी अगर नहीं पढ़ा है तो बायोमोलिक्यूल्स में तो ये मतलब जो उसने तो एंजाइम पढ़ी होगी, एंजाइम का एक सर्टेन ओरिएंटेशन ही कहीं कहीं फिट बैठ सकता है तभी वो काम करेगा। तो सिमिलर टाइप से अगर हम लोग का एक मॉलिक्यूल है जिसका ओरिएंटेशन बिल्कुल एक पार्टिकुलर टाइप का है, तो हो सकता है वही ओरिएंटेशन एक जगह जाकर के फिट हो पाए और अपना प्रॉपर्टी शो कर पाए, अदरवाइज अपने काम का नहीं रहता है ये चीज। तो इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले पार्ट का फंक्शन हम लोग कहीं कहीं ड्रग्स वगैरह बनाने में, कोई दवाई वगैरह बनाने में आराम से यूज कर सकते हैं। इसी पार्ट में थोड़ा आगे ऐसा कंसिडर किया है, मतलब एक और मॉलिक्यूल लेकर के आया, उसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें देखते हैं सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा मॉलिक्यूल। येलो वाला पार्ट येलो के साथ सुपर इम्पोज कर रहा, रेड वाला पार्ट रेड के साथ सुपर इम्पोज कर रहा, लेकिन ग्रे के सामने ग्रीन है और पीछे ग्रीन के सामने ग्रे है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 4 में से 2 ही ग्रुप सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आएगा ही आएगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। जितना हम लोग पढ़े, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा दिखाएगा अभी।
राइट वाले में तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, दो के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है तो दो के साथ नहीं कर रहा, मतलब बाय डिफॉल्ट सुपर इम्पोजिशन नहीं होने वाला है। लेफ्ट वाले के साथ देखो, लेफ्ट वाले पार्ट में रेड के सामने रेड चला गया, येलो के सामने येलो गया, ग्रे के सामने ग्रे गया और ग्रीन के सामने ग्रीन गया। तो जैसे उसको ऐसा समझ लो कि हम लोगों का अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा कि एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, एक मॉलिक्यूल सी है, अभी के लिए ऐसा बोल के चल रहे हैं हम लोग। अगर ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट मिरर इमेज है और बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट भी मिरर इमेज है, तो इससे ना ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो ये दोनों इनैंशियोमर हो गया। बी और सी वाला पार्ट मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब ये भी इनैंशियोमर हो गया। तो बी का इनैंशियोमर ए, बी का इनैंशियोमर सी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और सी वाला पार्ट सेम कंपाउंड निकल के आएगा। इनैंशियोमर हमेशा एक पेयर में होता है, हमेशा एक पेयर में रहेगा। तो बी का इनैंशियोमर ए भी है, बी का इनैंशियोमर सी भी है, इसका मतलब सी और ए वाला पार्ट सेम कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में जो हम लोग का स्ट्रक्चर अभी शो किया था, उस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो लेफ्ट वाला कंपाउंड था और जो राइट वाला कंपाउंड था, उसमें लेफ्ट का मिरर इमेज राइट वाला पार्ट था। फिर जो राइट वाला मॉलिक्यूल के सामने जो तीसरा मॉलिक्यूल आया, वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल थे और मिरर इमेज भी निकल के आते हैं। तो उस केस में जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो सबसे लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है, सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहे हैं, सारे ही एटम्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे। और अगर फिट बैठ गए तो मिरर इमेज निकल के नहीं आने वाला है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है तो मिरर इमेज कभी निकल के नहीं आ सकता। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और मिरर इमेज है तो कभी भी कंपाउंड सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये मतलब ये स्टेटमेंट को हम लोग उन रिलेशंस को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम लोग आंसर इस टाइप से ही देंगे, सुपर इम्पोज करा के देखने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। बाकी इसमें ज्यादा कुछ इसमें दे नहीं रखा, इतना ही पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने का था। तो इसके बाद हम लोग जैसे इनैंशियोमर वाले पार्ट में, अब ये तो हम लोग का हो गया कि हम लोग ये तो हम लोग का पार्ट हो गया कि हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोल दिए। लेकिन केवल इतने से हम लोग जज नहीं कर पाएंगे दो मॉलिक्यूल को देख करके कि दो मॉलिक्यूल इनैंशियोमर है कि नहीं है कि क्या है, ये सब पॉइंट्स को जज नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होता है, इनैंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इनैंशियोमर नहीं बन सकता। मतलब हम इसी चीज को रिपीट कर रहे थे, जब भी कंपाउंड को चेक करना है कि इनैंशियोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो सबसे पहला काम ये चेक करो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तभी इनैंशियोमर हो सकता है, अगर इनएक्टिव है तो इनैंशियोमर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सबसे पहला चीज। दूसरा, इनैंशियोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इनैंशियोमर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जैसे जो जूता होता है तो जूता पेयर में एग्जिस्ट करता है, इनैंशियोमर भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला दिन का सिनेरियो याद करो कि हम लोग अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट वाले पार्ट को एक कंपाउंड के थ्रू लेके गए थे तो दो सिनेरियो निकल के आया था, लाइट जैसा गया था वैसे ही निकल गया। और दूसरा सिनेरियो, लाइट वाला पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर गया या लाइट वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब ये पहला सिनेरियो तो खत्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद बचा दूसरा सिनेरियो अपने पास। तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो मिरर इमेज है, तो उसको रिलेट कर ही सकते हैं कि मिरर इमेज है, मतलब एक जैसा है, दूसरा उसका उल्टा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पार्ट अगर हम लोग का डी है तो दूसरा पार्ट हमेशा एल रहेगा ही रहेगा। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो कंपाउंड्स अपने पास दिया और दोनों इनैंशियोमर है तो दोनों डीएल पेयर होगा। एक अगर डी है तो दूसरा एल होगा ही होगा। कौन सा डी है और कौन सा एल है ये नहीं कमेंट कर सकते हम लोग, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। लेकिन अगर एक का भी पता चल गया, जैसे ऐसा समझ लो कि दो बीकर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, मालूम पड़ गया कि एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा बेस होगा। तो इस केस में जो हम लोग का इनैंशियोमर होगा उसमें हमेशा डी और एल ही रहेगा। एक हमेशा डेक्स्ट्रो रोटरी रहेगा, दूसरा हमेशा लीवो रोटरी रहेगा, और जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। मतलब दोनों कंपाउंड्स में, दोनों इनैंशियोमर्स में, डीएल पेयर में जितना क्लॉकवाइज रोटेशन एक पार्ट करा सकता है, एक इनैंशियोमर करा सकता है, दूसरा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट में
रोटेशन कराएगा हम लोग के प्लेन क्लोराइड लाइट वाले पार्ट का। तो इसमें नीचे मेंशन कर सकते हैं enantiomers always exist in pairs और ब्रैकेट में लिख देते हैं DL पेयर। DL पेयर का मतलब हो गया तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटरी एंड लीवो रोटरी। if one is dextro then the other will be तो levo। कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग होता है? हाँ, कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग चीज है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में एक कंपाउंड अगर डी है या प्लस है, दूसरा कंपाउंड हमेशा एल होगा और माइनस होगा। इसमें हम ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, द एंगल ऑफ रोटेशन of enantiomers are same and in opposite direction। एंगल ऑफ रोटेशन वाला पार्ट हमेशा सेम होता है और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस एक पॉइंट का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। एक अगर क्लॉकवाइज में 60 डिग्री है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में भी 60 डिग्री ही होगा। ये बिल्कुल हम लोग फिक्स रखते हुए काम करते हैं। ये हम लोग का एनांशियोमर का कुछ बेसिक पार्ट है जो अभी हम लोग को डिस्कस कर रहा है। फिर जब हम डायस्टीरियोमर मेंशन करेंगे तो डायस्टीरियोमर में भी इस तरह का 2-3 थ्योरेटिकल पॉइंट होगा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करके फिर कुछ पॉइंट्स डायस्टीरियोमर और एनांशियोमर में कॉमन रखते हुए कंसीडर करेंगे जो कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड होता है। और इसमें ठीक है, वहीं पे एक और भी पॉइंट मेंशन आराम से कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लो हमको अगर एग्जांपल सेटअप करना है तो जो हम लोग एग्जांपल अभी देखे थे वो तो एक सिंपल तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, लेकिन हम लोग को इस तरह का एग्जांपल डिस्कस करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन दे रखा और यहाँ वाले पार्ट में चलो डैश ले लेते हैं, क्लोरीन दे रखा और दूसरा ये कंपाउंड दिया और हम बता के चल रहे हैं कि ये पार्ट अभी एनांशियोमर है। तो जैसे एक चीज तो दिख रहा है, सबसे पहले कैसे जज करना होगा। मान लो ये 2 मॉलिक्यूल दे रखा, इन दोनों मॉलिक्यूल को देख करके जज करना है कि दोनों मॉलिक्यूल्स एनांशियोमर्स होने हैं कि नहीं होने हैं। तो आइदर एनांशियोमर होगा, एनांशियोमर नहीं होगा। कैसे जज करेंगे? तो सबसे पहले लोग नॉर्मली करते क्या है कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने लगते हैं। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द सेंस कि मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है। लोग पहले मिरर इमेज देखते हैं फिर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करते हैं। मत कराया करना ये काम। पहले ये देख लो कि पहला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो अगर पहले कंपाउंड को सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे तो यही एक ऑप्शन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में हम लोग का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट है वो इस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा हम आराम से बोल सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा वाला पार्ट भी अगर देखेंगे तो एक यही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब मॉलिक्यूल को अगर सिमेट्रिकली डिवाइड करना है तो यही ऑप्शन है कि ऊपर एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन चला जाए और ऊपर सॉलिड पे ग्रुप पे नीचे डैश पे, तो ये भी पीओएस नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक चीज मालूम पड़ गया कि दोनों के दोनों पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है तो सीधा एनांशियोमर बोल देना, फिर सुपर इम्पोजिशन चेक कराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे चलो हम लोग तो खैर अभी चेक करा के देखेंगे कि सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है, बट सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये हम लोग डायरेक्टली एनांशियोमर बोल सकते हैं। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, हम लोग इसके प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं आंसर निकालने के लिए। एनांशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। लोग इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखते हैं, हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। दूसरा केवल ये मिरर इमेज वाला पार्ट, नॉन सुपर इम्पोजेबल अपने आप निकल के आ जाएगा। अब क्या है इसमें, जैसे मान लो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, तो सुपर इम्पोज कराने का मतलब यह है कि अगर एक कंपाउंड क्लोरीन वाला पार्ट राइट साइड में दे रखा तो पहले तो दूसरे कंपाउंड के क्लोरीन को राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये जो दोनों क्लोरीन है इसको राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। 2 काम कर सकते हैं, एक तो रोटेशन करा सकते हैं, तो इसको हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, मतलब मॉलिक्यूल ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो ऐसा एक्सिस पे रोटेशन करा दिया, मतलब वो प्लानर मॉलिक्यूल के एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन करा रहे हैं। तो अगर इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कराए हम लोग और क्लोरीन को उठा के यहाँ ले जाएंगे 180 डिग्री और दूसरा क्लोरीन यहाँ 180 डिग्री, तो इस केस में हम लोग का इसके रोटेशन की वजह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा। दोनों क्लोरीन राइट साइड में जाएगा लेकिन नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा 180 डिग्री और ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पे डैश वाले पार्ट पे क्लोरीन है और यहाँ वाले पार्ट पे सॉलिड वाले पार्ट पे क्लोरीन है, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर इसको इस मॉलिक्यूल के ऊपर फिट कराएंगे
तो 6 मेंबर रिंग के ऊपर चला गया, दिक्कत नहीं है। बट ऊपर वाला क्लोरीन सॉलिड पे है, मतलब उस प्लेन के सॉलिड की तरफ क्लोरीन आएगा, जबकि दूसरे वाले रिंग के प्लेन में डैश की तरफ क्लोरीन जा रहा है। तो एक तरफ सॉलिड पे क्लोरीन है, एक तरफ डैश पे क्लोरीन है, तो ये पार्ट सुपर इम्पोज नहीं करेगा। और दूसरा नीचे वाले पार्ट पे क्लोरीन डैश पे और इधर सॉलिड पे है, ये भी पार्ट सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये तो सुपर इम्पोजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या करे, तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट में इस मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दो, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन करा दो 180 डिग्री। फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे ये मॉलिक्यूल अपना, तो एक ग्रुप यहाँ पे सॉलिड पे है और दूसरा ग्रुप यहाँ पे हम लोग डैश पे लेके चल रहा है। तो जैसे एक और चीज देखो, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग का अगर ये फ्लिपिंग होगा तो जो हम लोग का ब्लू वाला एटम है, ये ब्लू कैप वाला जो एटम है, ये हम लोग का एटम राइट साइड में दिखाई दे रहा है तुमको, जब इसको, और ब्लैक वाला एटम लेफ्ट साइड में। जब इसको ऐसा फ्लिप करेंगे तो ब्लैक वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा, ब्लू वाला पार्ट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो जब हम लोग मॉलिक्यूल को फ्लिप करते हैं तो एक तो पोजीशन चेंज होता है, पहला चीज। दूसरा, ये ब्लैक वाला एटम हम लोग के सॉलिड पे है और ब्लू वाला कैप नीचे डैश पे है। जब इसको फ्लिप किया तो ब्लैक एटम डैश पे चला जाएगा और ब्लू एटम वाला पार्ट सॉलिड पे आ जाएगा। मतलब अगर इसको फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने पे ये ऊपर का पॉइंट नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, ये पॉइंट नीचे जाएगा, नीचे का एटम ऊपर जाएगा, ऊपर का एटम नीचे जाएगा। मतलब फ्लिपिंग पे 6 मेंबर रिंग जैसा वैसे ही दिखेगा। क्लोरीन जो नीचे था ये ऊपर जाएगा, ऊपर का क्लोरीन नीचे आएगा, लेकिन क्लोरीन सॉलिड पे है, जब उसको फ्लिप करेंगे तो सॉलिड वाला ग्रुप डैश पे चला जाएगा। तो यहाँ पे डैश पे क्लोरीन और उसके बाद नीचे क्लोरीन सॉलिड पे है। तो फ्लिपिंग करने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। फ्लिपिंग करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ही स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, अब एक सुपर इम्पोजिशन नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी अपने काम का नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, हम इसको रोटेट क्यों कराए, ऐसा भी तो कर सकते थे, इसी मॉलिक्यूल को ऐसा फ्लिप कर दे, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा रोटेट करा दे। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, उसको फ्लिप करके दूसरे साइड लेके चले गए। तो जैसे ये मॉलिक्यूल में क्लोरीन वाला पार्ट जो है, ये जो मेरा थंब है, ये क्लोरीन अगर होता तो अभी लेफ्ट साइड में जाता दिख रहा है, तो उसको फ्लिप करेंगे तो राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ के भी फ्लिपिंग से अपना काम हो सकता था। अगर इसको फ्लिप करेंगे तो मैं काम करते हैं, इसके फ्लिपिंग को तो हम डायरेक्टली ऐसा ही यूज कर लेते हैं। एक मिनट, अगर मान लो इसको फ्लिप करना है हमको, तो फ्लिपिंग करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन फ्लिप का लगा देते हैं, रोटेट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये चीज लगा दिया। अब फ्लिपिंग करते वक्त जो हम लोग का ग्रुप है, वो ग्रुप वाला पार्ट, तो जैसे इससे पहले जो ग्रुप दे रखा था उस ग्रुप वाले पार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर था, तो जब फ्लिपिंग किए तो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में तो चला गया सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज का जैसे हम यहाँ पे फ्लिपिंग किए तो यहाँ को मिरर इमेज वाला पार्ट नहीं ले रहा और ग्रुप को ऊपर से नीचे लेकर के नहीं जा रहा, वो केवल मिरर इमेज ले रहा है। बट हम लोग जब 3 डायमेंशन में फ्लिप करते हैं मॉलिक्यूल को, तो उस केस में जब फ्लिपिंग की है तो फ्लिपिंग करने पे जो ग्रुप हम लोग का सॉलिड पे होगा, इस सॉलिड पे अगर फ्लिपिंग किया तो ग्रुप वाला पार्ट डैश पे चला जाएगा। तो इस केस में लेफ्ट साइड में जो क्लोरीन था, यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे क्लोरीन दे रखा था, नीचे डैश पे क्लोरीन दे रखा था, ये राइट साइड में तो चला जाएगा सीधा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो ऊपर वाला क्लोरीन है, ये क्लोरीन वाला पार्ट हम लोग के डैश पे चला जाएगा और नीचे जो डैश पे क्लोरीन था, ये वाला पार्ट हम लोग के सॉलिड पे आ जाएगा। तो फ्लिपिंग करने से भी अपना काम नहीं हो रहा, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर निकल के आ जा रहा है। तो मॉलिक्यूल वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं था, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव था। दूसरा, मॉलिक्यूल वाले पार्ट में मिरर इमेज था, और तीसरा मॉलिक्यूल वाला पार्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल भी निकल के आ गया, तो आराम से एनेंटियोमर बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स बना करके चेक थोड़ा ना कर पाएंगे हम लोग कि मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिंपली ऑप्टिकली एक्टिव देखो और मिरर इमेज देख लो, इससे अपना काम चल जाएगा। मिरर इमेज देखते वक्त रिंग के स्ट्रक्चर में बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर दिया, मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये कंपाउंड मिरर इमेज है कि नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे जज करे? तो मिरर इमेज देखने के लिए इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो एक पॉसिबिलिटी तो ये कि इसको फ्लिप करा दिया, ऐसा फ्लिप कराया तो ये ग्रुप उठ करके इधर आएगा, ये ग्रुप उठ करके भी इधर आएगा।
और सॉलिड वाला पार्ट डैश पे जाएगा, डैश वाला पार्ट सॉलिड पे आएगा, मिरर इमेज निकल के आएगा। एक तो ये फ्लिपिंग हो गया यहाँ के अलॉन्ग, दूसरा इस एक्सिस के अलॉन्ग मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करा दिया 180 डिग्री। तो उस केस में सॉलिड के सामने सॉलिड, डैश के सामने डैश, एक ये पॉसिबिलिटी निकल के आने का है। बट अगर किसी का इमेजिनेशन अच्छा है थोड़ा बहुत ड्राइंग पेंटिंग को लेकर के, तो एक काम कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम करो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट हम लोग के पहले मॉलिक्यूल के ऊपर सेट हो रहा है। पहले मॉलिक्यूल के ऊपर सेट होने का मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं हम, ये लेकिन प्योरली इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड चीज है, ये चीज इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तो उस केस में हम लोगों का एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल वाला पार्ट दे रखा, तो इस केस में जैसे हम लोगों का 6 मेंबर रिंग तो 6 मेंबर रिंग के ऊपर ऐसा है, 6 मेंबर रिंग के ऊपर 6 मेंबर रिंग है, मतलब एक मॉलिक्यूल हम लोग का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अब हम इसके ऊपर मॉलिक्यूल को एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा ऊपर मॉलिक्यूल होता तो क्या होता है, तो 6 मेंबर रिंग एक दूसरे का मिरर इमेज है, बीच में मिरर हम लोग रख के चल रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों का जो पहला एटम था, मतलब पहला जो ग्रुप दे रखा था, उस पहले ग्रुप वाले पार्ट में क्लोरीन सॉलिड पे है। तो चीज सोच के देखो, जैसे अगर हम लोग का 6 मेंबर रिंग है और क्लोरीन सॉलिड पे है, तो क्लोरीन अगर सॉलिड पे है और यहाँ पे मिरर रखते हैं हम, तो सॉलिड वाला पार्ट मतलब मिरर इमेज कैसे बनता है, तो हमेशा मिरर इमेज हम लोग ऑब्जेक्ट के मिरर से डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ 6 मेंबर रिंग है, इसे या फिर ऐसा रख देते हैं अभी, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ एक मिरर है, तो इस मिरर के रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा उतना ही मिरर इमेज में भी निकल के आना चाहिए होगा। मतलब इस मिरर के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है, ये हम लोग के मिरर के तरफ आ रहा है, तो हम लोग का मिरर इमेज भी मिरर के तरफ आता हुआ बनना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मिरर रखे तो ब्लैक वाले का मिरर इमेज मिरर के तरफ आता दिखाई देगा। तो अगर हम लोगों का यह फ्लैट सरफेस था, यहाँ अगर मिरर होता, तो अगर हम लोग का ये ब्लैक वाला बॉन्ड जो है, ये ब्लैक वाला बॉन्ड बिल्कुल मिरर के पास है, तो ऊपर इसका इमेज भी मिरर के पास होना चाहिए। मतलब नीचे से ये बॉन्ड ऊपर जाता दिख रहा, तो ऊपर का बॉन्ड नीचे आता दिखाई देगा। तो अगर हम लोगों का ऊपर वाला क्लोरीन सॉलिड पे जाता दिख रहा है, तो मिरर इमेज में ये चीज डैश पे ज्यादा दिखाई देगा। ये हम लोग उल्टा लेके चल रहे हैं जो अभी तक डिस्कशन किए थे, हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक ही मॉलिक्यूल को बीच से कट करते थे, तो सॉलिड का मिरर में सॉलिड होता था। अब हम दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल से ग्रुप अगर मिरर के तरफ जा रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल से मिरर के तरफ जाना चाहिए। तो एक के लिए अगर वो चीज सॉलिड हो गया तो दूसरे को हम लोग उसी चीज में डैश पे बोला करेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में जो क्लोरीन है, अगर ये सॉलिड की तरफ जा रहा तो इसका मिरर इमेज डैश पे जाना चाहिए, और नीचे वाला पार्ट अगर डैश पे जा रहा है तो इसका मिरर इमेज सॉलिड पे जाना चाहिए। और इसको एक दूसरे के ऊपर रखा तो ऐसा ही कुछ निकल के आ रहा है। मतलब हम लोग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में नीचे वाला पार्ट सॉलिड पे है क्लोरीन, तो ऊपर वाला पार्ट डैश पे है, और ऊपर वाला पार्ट डैश पे है तो मतलब नीचे वाला पार्ट डैश पे है तो ऊपर वाला पार्ट सॉलिड पे है। ये दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर प्लेन में एज्यूम करते हुए बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर बीच में एक मिरर रखते हुए एजम्पशन लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरह का इमेजिनेशन थोड़ा भारी इमेजिनेशन होता है, हम सजेशन नहीं देंगे। जिसका इमेजिनेशन अच्छा है उस चीज को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका ड्राइंग पेंटिंग अच्छा है वो आराम से यूज करो, बट जिसका अच्छा नहीं है तो सिंपली फ्लिपिंग कर लेना यहाँ से या फिर रोटेशन कर लेना, तो ज्यादा बेटर होगा, और वहां से आराम से मॉलिक्यूल्स को रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि फ्लिपिंग भी करना पड़े और रोटेशन भी करना पड़े, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लिपिंग करके रोटेशन करा के मिरर इमेज चेक करो, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, अपना आराम से आंसर दिया जा सकता है इनहेंसमेंट वाले पार्ट के लिए। ये तो पहला पार्ट है इनहेंसमेंट। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? एनसीईआरटी में क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक होगा अल्काइल हैलाइड, उसमें दे रखा है ये टॉपिक। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में अल्काइल हैलाइड पार्ट 1 में शायद से, जैसे हमको ध्यान नहीं कि पार्ट पार्ट 1 है कि 1 का पार्ट 2 सबसे है। पहला चैप्टर तो सॉलिड स्टेट है। हाँ तो ठीक है, पार्ट 2 में दे रखा है, फिर पार्ट 2। तो हम लोग उसको पहले पढ़ाते हैं, हम लोग हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले शुरू करते हैं क्लास 12 में, तो हम उसको पार्ट 1 ही अभी तक समझते आ रहे हैं। हम देखे नहीं कि पार्ट 1 है पार्ट 2 है। उसमें सबसे पहला टॉपिक अल्काइल एंड अराइल हैलाइड करके होगा, उसी में शुरुआत में कहीं कहीं पे एनहेंसमेंट, एसिमेट्रिक कार्बन, ये सब चीजें रखा है।
इसके बाद जो हम लोग का दूसरा पार्ट है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है डायस्टीरियोमर। लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन में बोल भी रखे थे कि उसमें डायस्टीरियोमर वर्ड को अभी के लिए बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसिडर कर लो, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। डायस्टीरियोमर में हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होना चाहिए एंड मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए, नॉन मिरर इमेजेस। इसको चेक करने के लिए तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा, तो सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होना चाहिए और मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज को हम लोग डायस्टीरियोमर बोला करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट जैसे ऊपर में लिखा था कि ऑप्टिकली एक्टिव होना है, तो इस केस में दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो नीचे के जो पॉइंट्स लिखवाए थे इनसे वो कोई सेंस नहीं बनेगा। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कोई सेंस नहीं इस चीज का, क्योंकि डीएल पेयर ही रहेगा नॉर्मली कंपाउंड, बट अगर कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो डीएल का क्या सेंस बनता है। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई कंपाउंड डायस्टीरियोमर है तो डायस्टीरियोमर में कोई रिलेशन नहीं है हम लोग के ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन का। एक का रोटेशन अगर 50 डिग्री है तो दूसरे का कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग का दो कंपाउंड है ए और बी, दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है, तो एक पार्ट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब 0 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन का कोई लेना देना नहीं रहता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी इसमें डायस्टीरियोमर को रिलेट करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कंपाउंड दे रखा, सिस स्ट्रक्चर और दूसरा ट्रांस स्ट्रक्चर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है ही, ये तो हम लोग को साफ साफ मालूम है। और उसके अलावा हम लोग अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, मतलब मिरर इमेज की बात करें, तो क्लोरीन के सेम डिस्टेंस पे या कम डिस्टेंस पे क्लोरीन है, तो दूसरे में मिरर इमेज तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब क्लोरीन कम डिस्टेंस पे है, जबकि यहाँ तो क्लोरीन वाला पार्ट ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो मिरर इमेज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो मिरर इमेज वाला पार्ट नहीं है, और सुपर इम्पोजिबल भी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि क्लोरीन कम डिस्टेंस पे है और क्लोरीन ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को उठा के हम लोग यहाँ डालेंगे तो कभी भी सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज, इस चीज को हम लोग डायस्टीरियोमर आराम से बोल सकते हैं। लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, बड़ा सिंपल एग्जांपल हो गया। अगर मान लो हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कंसिडर करना है तो क्या करें, उसमें एक चीज कर सकते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा, और दूसरा यहाँ पे क्लोरीन दे रखा और यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो सकता है क्या? तो सॉलिड पे क्लोरीन है, सॉलिड पे क्लोरीन मिरर इमेज होगा, लेकिन सॉलिड पे ब्रोमीन है और नीचे डैश पे ब्रोमीन है, ये पार्ट तो कभी भी मिरर इमेज नहीं हो पाएगा। तो आधा पार्ट मिरर इमेज है, आधा पार्ट मिरर इमेज नहीं है, तो पूरा पार्ट मिरर इमेज भी नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आधा पार्ट मिरर इमेज आधा पार्ट नहीं है तो मिरर इमेज बोलेंगे। मिरर इमेज का मतलब कंप्लीट पूरा स्ट्रक्चर या पूरा मॉलिक्यूल दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। तो इस केस में क्लोरीन वाले पार्ट के सामने क्लोरीन मिरर इमेज है, बट ब्रोमीन सॉलिड पे है और दूसरी तरफ ब्रोमीन डैश पे, ये मिरर इमेज नहीं है, मतलब कंपाउंड मिरर इमेज तो नहीं हो सकता, पहला चीज। दूसरा, अगर हम लोग सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों सॉलिड पे है, और जबकि यहाँ पे दोनों सॉलिड और डैश पे है। ये भी चीज बोल सकते थे कि दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है सिस ट्रांस, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हम लोग। तो इस केस में क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड और डैश पे है, तो अगर सॉलिड और डैश पे क्लोरीन ब्रोमीन दे रखा तो सॉलिड सॉलिड के साथ कभी भी मर्ज नहीं हो सकता। चेक तब करना होगा, जैसे मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा, हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको चेक करके बताना है कि ये दोनों एग्जांपल सुपर इम्पोजिबल होगा कि नहीं होगा, बस ये तुमको चेक करके बताना है। ये कंपाउंड पहला और दूसरा, ये दोनों सुपर इम्पोजिबल होगा कि नहीं होगा, या सुपर इम्पोजिबल भी छोड़ो, रिलेशंस की बात कर रहे हैं। मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल है, नहीं है,
क्या है ये चीज चेक करके बताना है। है सुपर इम्पोजेबल है। नहीं सुपर नहीं नहीं इम्पोजेबल नहीं, है। रुकिए रुकिए रुकिए। हम तो रुके ही। चेक करके बताना है। मिरर इमेज है मतलब इनैंशियोमर है या डेस्टिरियोमर है। मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, या नॉन मिरर इमेज है नॉन सुपर सर इम्पोजेबल है, सब मिरर चेक करके। इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब इनैंशियोमर होना चाहिए। पहले तो हमेशा एक काम करना, मॉलिक्यूल को फ्लिप करके या रोटेट करके ऐसे ओरिएंटेशन में लाने की कोशिश करना जिसमें एटम्स एटलीस्ट सामने सामने टाइप के निकल के आए। तो ऊपर वाले पार्ट में क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन वाला पार्ट नीचे है। तो इस केस में लेफ्ट वाले में यहाँ ब्रोमीन वाला पार्ट, सॉरी सेकंड नंबर में ब्रोमीन ऊपर है क्लोरीन नीचे है। तो पहले तो इसको हम रोटेट कर देते हैं, ऐसा फ्लिप कर देते हैं। अगर फ्लिप करेंगे तो 6 मेंबर रिंग फ्लिप किया तो 6 मेंबर रिंग रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रोमीन फ्लिप होने पे नीचे जाएगा, क्लोरीन ऊपर जाएगा, और सॉलिड वाला पार्ट डैश पे जाता है और डैश वाला पार्ट सॉलिड पे आता है। दोनों के दोनों डैश पे है, तो उस केस में क्लोरीन वाला पार्ट ऊपर सॉलिड पे जाएगा, ब्रोमीन वाला पार्ट नीचे सॉलिड पे जाएगा। अब इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो, ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब इन दोनों को अगर सामने सामने कंसिडर करे तो आराम से एक दूसरे का मिरर इमेज कंसिडर किया जा सकता है। ये चीज दोनों को अगर सामने सामने कंसिडर करे तो 6 मेंबर रिंग का 6 मेंबर रिंग मिरर इमेज हो गया, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन वाला पार्ट। तो एक तो मिरर इमेज हो गया। दूसरा सुपर इम्पोजेबल की अगर बात करें तो सुपर इम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, या हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, नीचे वाला पार्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज। तो इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा ही होगा, इनैंशियोमर बोल सकते हैं। तो ये जो 2 नंबर वाला पार्ट है, यही कंपाउंड तो हम लोग आगे स्विच करके या फिर फ्लिप करके ऐसा बनाया है। तो इसका मतलब 1 और 2 वाला पार्ट को आराम से हम लोग इनैंशियोमर बोल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देगा 3 डायमेंशनल, स्पेशली रिंग का स्ट्रक्चर देगा, तो उस तरह के केस में हम लोगों को फ्लिपिंग करके स्विचिंग करके, मतलब स्विचिंग तो नहीं बट फ्लिप करके रोटेट करा के मॉलिक्यूल को रिलेट करने की कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ से पता चल जाएगा मॉलिक्यूल इनैंशियोमर है कि डैस्टिरियोमर है। बट पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, एक पार्ट सॉलिड पे है, एक पार्ट डैश पे है दूसरे में। यहाँ दोनों सॉलिड पे है, एक तरफ सॉलिड और डैश है। तो सॉलिड और डैश वाला पार्ट कभी भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकता और कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। तो नॉन मिरर इमेज और दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो दोनों में से अगर कुछ नहीं है इसका मतलब आराम से डैस्टिरियोमर कंसिडर किया जा सकता है। ये एक बहुत एलिमेंट्री डेफिनेशन है जो अपने को मालूम होना चाहिए, लेकिन हम लोग काम इससे नहीं कर सकते क्योंकि सुपर इम्पोज कराना बहुत मुश्किल चीज हो जाएगा। अगर हम लोग 3 डायमेंशन में सोचे तो ये तो चलो समझ में आ गया सॉलिड डैश वाला पार्ट, लेकिन अगर इस तरह का 3-4 कायरल सेंटर दे रखा होगा, एक कायरल सेंटर दे रखा है, या दूसरा कायरल सेंटर दे रखा है, या तीसरा कायरल सेंटर दे रखा है, OH, Cl और Br ले लेते हैं, और दूसरे वाले कंपाउंड में हम लोग का कायरल सेंटर तो दिया, लेकिन कायरल सेंटर वाले पार्ट में दूसरे पोजीशन पे ग्रुप दे दिया, ऐसा OH वाला पार्ट यहाँ पे, Cl वाला पार्ट और यहाँ पे Br। अब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है, सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं, कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि यहाँ तो मॉलिक्यूल में रोटेशन भी पॉसिबल हो सकता है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, और भी ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। ये जो रिंग का स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो यहाँ पे ऐसा ऐसा बॉन्ड है, इसके जगह पे बॉन्ड को थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ से नीचे तो गया बॉन्ड, यहाँ ऊपर गया, यहाँ से और ऊपर ही डाल दिया, कुछ भी कर सकता है मॉलिक्यूल को। तो फिर हम लोग के लिए जजमेंट करना मुश्किल होता है, और इस तरह के केस में फिर हम लोगों का जो RS नोमेनक्लेचर है ये काम में आता है। क्योंकि लास्ट क्लास में एक चीज मेंशन किए थे, R का अगर मिरर इमेज देखते हैं हम लोग तो S दिखाई देता है, मतलब सिमेट्रिकली मिरर इमेज वाला पार्ट हम लोग S आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग आराम से सुपर इम्पोजेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे करना क्या होता है कि एक सेकंड रुक जाओ, इनैंशियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स हम लोग RS नोमेनक्लेचर के हिसाब से कैसे बना सकते हैं? तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग के पास पूरे कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर है, एक अजम्पशन है, एक केस है,
कि पूरे कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, तो क्या करेंगे, एक कायरल सेंटर वाले पार्ट में कैसे रिलेट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल दे रखा, मान लो इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है, ग्रुप में कुछ भी दे रखा उससे मतलब नहीं है, और दूसरा जिस मॉलिक्यूल से इसको रिलेट करना है वो भी दे रखा, दोनों में एक ही कायरल सेंटर है। तो इस तरह के सिनेरियो में जब दोनों कंपाउंड को रिलेट करना होगा तो एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मान लेते हैं कि R कॉन्फ़िगरेशन आ गया, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मान लेते हैं कि R कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगर कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है और सेम तरह का मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर तो सेम होना मस्ट कंडीशन है, अगर कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है और दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इस केस में अगर सेम कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो मॉलिक्यूल वाला पार्ट का स्ट्रक्चर सेम, स्पेस में ओरिएंटेशन सेम, मतलब बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो सेम कंपाउंड या फिर आइडेंटिकल कंपाउंड बोल सकते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर में कहीं कहीं पे डिस्कस कर रहे थे। पहला चीज, अगर पहले वाले में एस कॉन्फ़िगरेशन आया, दूसरे में भी एस आया, तब भी उस केस में सेम या आइडेंटिकल कंपाउंड बोलेंगे। अगर पहले वाले में आर कॉन्फ़िगरेशन आया, दूसरे कंपाउंड में एस कॉन्फ़िगरेशन आया, तो स्ट्रक्चर सेम लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ आर है और एक तरफ एस है, तो आर के सामने अगर एस है मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो गया, सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया और आर का मिरर इमेज एस होता है। इस चीज को हम लोग आराम से इनएंशियोमर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का जब एक कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हम लोग इनएंशियोमर्स के डेफिनेशन की बात करें, इनएंशियोमर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका इनएंशियोमर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब उसका डीएल पेयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कभी भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंगल यूनिट के जैसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा तो उसका पेयर एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट कराएगा ही कराएगा। हमेशा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। तो इस केस में जैसे आर वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज एस लिए इनएंशियोमर निकाल करके ले आए। अगर पहले का कॉन्फ़िगरेशन एस होता दूसरे का आर, तो एस का आर सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, पहला चीज, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब क्या है कि स्पेस में ओरिएंटेशन सेम है। अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो अगर स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है मतलब सुपर इम्पोजिशन नहीं हो सकता। एस के सामने आर है इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल, और एस और आर मिरर इमेज होता है, मतलब इनएंशियोमर आराम से बोल सकते हैं। ये जब एक कायरल सेंटर होगा तब का सिनेरियो होता है। दूसरा पार्ट, अगर मान लो हम लोग दो कायरल सेंटर की बात करते हैं, तो दो कायरल सेंटर में क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब एक छोटा सा सिनेरियो ध्यान रखना होता है कि हम लोग उन कायरल सेंटर्स को कंपेयर करते हैं जो सेम टाइप के हैं, मतलब रैंडम कायरल सेंटर्स को नहीं, ऐसे नहीं कि दो कायरल सेंटर एक पे आर कॉन्फ़िगरेशन है दूसरे पे आर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको किसी से भी रिलेट कर दिया। हमेशा गिवन दो मॉलिक्यूल में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा लेते हैं ClOH HBrHCl, दूसरे वाले केस में ClBrHOHClH, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो हम लोग का यहाँ एक कायरल सेंटर है, नीचे एक कायरल सेंटर है, दूसरे में मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है। स्ट्रक्चर तो चेक कर लेना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर चेक करते वक्त कंपाउंड में दो कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन OH और H है, दूसरे में एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन OH और H है, दूसरे वाले पार्ट पे ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन है। इसका मतलब दो कार्बन आपस में अटैच्ड है और दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स है वो दूसरे वाले कंपाउंड में भी सेम टाइप का दे रखा है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब एटम्स का जो बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम टाइप से दे रखा है। स्पेस का ओरिएंटेशन नहीं बोल रहा है, बट एटम्स के बॉन्डिंग सेम टाइप के एटम से हो रखे हैं, तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट सेम है, सबसे पहला सिनेरियो। इसके अलावा फिर अगर हम लोग कंपैरिजन करना शुरू करें तो करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मान लेते आर आया, नीचे का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, मान लेते आर आया, दूसरे वाले केस पे कॉन्फ़िगरेशन निकाले, मान लेते आर आया, नीचे वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले मान लेते एस आया, नीचे वाले पार्ट में एस आया। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को कि हम लोग का भले ही यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आर और आर है, दूसरे में एस और एस है, लेकिन या फिर ऐसा कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, ऊपर का आर आया, यहाँ नीचे का एस आया, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का आर कॉन्फ़िगरेशन, नीचे का एस कॉन्फ़िगरेशन है।
तो नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं जैसे R और S कॉन्फ़िगरेशन पहले मॉलिक्यूल में है, दूसरे में भी R और S है। तो R के सामने R है, S के सामने S है, इसका मतलब सुपर इम्पोज तो कर रहा है। और अगर सुपर इम्पोज कर रहा है इसका मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड होना चाहिए। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर्स है और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, तो इस तरह के सिनेरियो में बिल्कुल सब कुछ मैच कर रहा है, तो सुपर इम्पोजिशन होना चाहिए, मतलब सेम और आइडेंटिकल कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन केवल कॉन्फ़िगरेशन को चेक नहीं करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप के कायरल सेंटर पे मैच कराना होता है। मतलब जिस एटम पे, ये ऊपर वाला जो एटम है, जिस एटम पे क्लोरीन OH और H है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे मॉलिक्यूल के उसी कार्बन एटम से रिलेट करना है जिस पे HCl और OH होगा। तो पहले कंपाउंड का ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है उसको दूसरे कंपाउंड के नीचे वाले कायरल सेंटर से रिलेट करना होगा जिस पे क्लोरीन OH और H है। मतलब ये वाला पार्ट नीचे से कंपेयर करेंगे। सिमिलर टाइप से हम लोग नीचे वाला कंपाउंड, नीचे वाला कायरल सेंटर जिसमें ब्रोमीन Cl और H है, उसको दूसरे कंपाउंड के उस कायरल सेंटर से रिलेट करना है जिसमें ब्रोमीन, क्लोरीन और H है। मतलब नीचे वाले पार्ट को ये ऊपर वाले पार्ट से रिलेट करना होगा। तो केवल ये सामने सामने ग्रुप को मत रख लेना कि पहले वाले में RS कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे वाले में RS कॉन्फ़िगरेशन है, इससे मतलब नहीं है। सिमिलर टाइप के कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो पहले वाले केस में हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन RS था और ऊपर वाले कंपाउंड में जो सिमिलर टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी सिमिलर टाइप का एटम्स रखने वाला जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन S है। और नीचे वाले पार्ट में कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S था और दूसरे कंपाउंड में सिमिलर टाइप का कायरल सेंटर रखने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग R बोल रहे हैं। तो R के सामने S है, S के सामने R। मतलब ये दोनों पार्ट आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये दोनों पार्ट आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेगा। और दूसरा S का मिरर इमेज R, R का मिरर इमेज S। मतलब पूरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज दूसरा मॉलिक्यूल है। तो अगर कंप्लीट मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब एनैंटियोमर बोल सकते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किए थे कि फिशर प्रोजेक्शन में अगर मॉलिक्यूल को हम लोग प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सेकंड वाले मॉलिक्यूल को ऐसा अगर रोटेट कर दे 180 डिग्री, फ्लिप कर दे, प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट। हाँ बोलो सर, अगर 2 कायरल सेंटर्स है और सुपर इम्पोजेबल है तो उसमें भी जरूरी है कि मिरर इमेज नहीं होगा? 2 कायरल सेंटर है और सुपर इम्पोजेबल है, तो जैसे कि सोच के देखो कि अगर सुपर इम्पोजेबल हो गया तो मिरर इमेज भी होना चाहिए क्या? सुपर इम्पोजेबल का मतलब सेम कमांड हो गया, तो सेम भी बोल रहे हैं और मिरर इमेज भी बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सर, एक कायरल सेंटर में तो नहीं होगा, 2 कायरल सेंटर का पता नहीं। 2 कायरल सेंटर में मिरर इमेज बनाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब सुपर इम्पोजेबल हो जाता है तो मिरर इमेज नहीं रह जाता है। वो लिखने का एक तरीका हो सकता है। मान लो ये कंपाउंड है और दूसरा ये कंपाउंड है, इस चीज को हम लोग टार्टारिक एसिड भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, आगे मेंशन करेंगे। तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। यहाँ पे मिरर इमेज वाला पार्ट CH के सामने CH, OH, OH, HH सब कुछ मिरर इमेज दिख रहा है, तो मिरर इमेज तो दिख रहा है। लेकिन एक चीज सोच के देखो कि अगर इस कंपाउंड को ऐसा रोटेट कर दे, तो रोटेट करने पे मतलब ऐसा फ्लिप कर दे, तो उस केस में नीचे जो COH वाला पार्ट है वो नीचे का COH वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर का COH नीचे आ जाएगा। ये OH वाला पार्ट रोटेट होके ऊपर और OH वाला पार्ट नीचे, मतलब राइट साइड में OH और OH जाएगा, H वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा। तो पहले कंपाउंड में और ये लास्ट कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, जैसे हम लोग मिरर इमेज क्यों चेक कर रहे हैं, क्या किस सिनेरियो के लिए चेक कर रहे हैं? तो एनैंटियोमर के लिए चेक कर रहा है। एनैंटियोमर क्या होना चाहिए? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, बट ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, इनएक्टिव है, तो फिर मिरर इमेज का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो कोई 2 कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल भी है और मिरर इमेज भी है, जैसे ये वाला पार्ट मिरर इमेज दिख रहा, लेकिन जब इसको रोटेट किया तो सुपर इम्पोजिबल भी हो गया। तो मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजिबल है सब तभी होगा जब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज हो गया तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, सुपर इम्पोज कर गया तो मिरर इमेज वाला पार्ट कभी भी निकल के नहीं आने वाला है। इस एक चीज का हम लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। खैर, तो इस केस में जैसे हम लोग जब भी कभी रिलेट करेंगे तो सिमिलर कायरल सेंटर से कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो पहले कंपाउंड पे RR कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे कंपाउंड पे RR कॉन्फ़िगरेशन, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टाइप के कायरल सेंटर का सेम है, तो इस केस में पूरा कंपाउंड सेम या आइडेंटिकल बोल सकते हैं। पहले वाले कंपाउंड पे तो दूसरा सिनेरियो RR कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे वाले पे SS कॉन्फ़िगरेशन।
तो R का मिरर इमेज S, R का मिरर इमेज S, और अगर R कॉन्फ़िगरेशन के सामने SS कॉन्फ़िगरेशन है तो सुपर इम्पोजिबल तो नहीं हो सकता। कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तभी वो एटम के सारे एटम्स या सारे ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो फिटिंग वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला पार्ट कंप्लीट है, इसका मतलब इनैंशियोमर बोल सकते हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा RR और RS, तो एक पार्ट फिट बैठेगा, दूसरा पार्ट फिट नहीं बैठेगा। दूसरा, एक पार्ट मिरर इमेज है बट पहला पार्ट मिरर इमेज नहीं है, तो आधा मिरर इमेज है मतलब कंप्लीट मिरर इमेज भी नहीं बोल सकते, और आधा पार्ट फिट हो रहा है आधा पार्ट फिट नहीं बैठ रहा मतलब कंप्लीटली सुपर इम्पोजिबल नहीं बोल सकते। तो ना कंप्लीटली सुपर इम्पोजिबल है ना कंप्लीटली मिरर इमेज है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज, इस तरह के केस में हम लोग डैश थ्योरम आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। मान लो अगर ये सिनेरियो दे रखा RSSR, तो इस केस में और हम मान के चल रहे हैं कि सिमिलर टाइप के कैरल सेंटर को रिलेट कर रहा है, तो R का मिरर इमेज S, S का मिरर इमेज R, तो कंप्लीटली मिरर इमेज है पहले वाले पार्ट का, कंप्लीट मिरर इमेज सेकंड पार्ट है, और दूसरा सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। ये मत सोचना कि सर नीचे वाले पे तो सुपर इम्पोज करेगा, हम पहले ही ये चीज बोल दिए कि हम लोग सिमिलर टाइप के कैरल सेंटर्स को रिलेट करके देख रहे हैं। तो जो सिमिलैरिटी वाला पार्ट, जो एटम्स कैरल सेंटर में R कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है पहले मॉलिक्यूल में, वो सेम टाइप का कैरल सेंटर दूसरे मॉलिक्यूल में इस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। अगर नीचे पे जाएंगे तो एटम्स ही चेंज हो जा रहा है, ऐसा मानते हुए चल रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग का सुपर इम्पोजिशन नहीं हो सकता और मिरर इमेज वाला पार्ट है, मतलब इनैंशियोमर आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। मान लो अगर 3 कैरल सेंटर होता है, ये तो खैर मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, इसमें SS कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, उससे रिलेट कर लिया, दिस कर लिया, दैट कर लिया। मान लो 3 कैरल सेंटर है, तो इस केस में अगर ऐसा सिनेरियो है RRS और दूसरे वाले केस में SRR, तो ये दोनों में क्या रिलेशन निकल के आना चाहिए, इनैंशियोमर या डैश थ्योरम या सेम? डाई स्टीरियो। इनैंशियोमर डैश थ्योरम सेम, केवल ये 3 पॉसिबिलिटी अपने पास, और सिमिलर कैरल सेंटर्स को रिलेट कर रहा है। डाई स्टीरियो। तो R का मिरर इमेज S है, यहाँ पे मिरर इमेज नहीं है, सेम है, इसका मतलब कंप्लीट मिरर इमेज नहीं हो सकता है, तो मिरर इमेज वाला पार्ट तो नहीं है, पहला चीज। दूसरा, हम लोगों का सुपर इम्पोजिशन अगर कंसिडर करना शुरू करें तो R वाला पार्ट R के ऊपर फिट बैठेगा बट यहाँ वाला पार्ट फिट नहीं बैठ पाएगा, इसका मतलब हम लोगों का मिरर इमेज वाले पार्ट के अलावा सुपर इम्पोजिशन भी नहीं हो सकता है। तो आराम से नॉन मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल डैश थ्योरम वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। अगर ये चीज होता RRR सामने वाले पार्ट, या फिर RSR और यहाँ वाले पार्ट में SRS, तो मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट है कंप्लीट मिरर इमेज, दूसरा वाला पार्ट है कंप्लीट मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब इनैंशियोमर बोल सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशंस निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस तरीके से यूज किया करते हैं। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल दे रखा, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला और दूसरा वाले पार्ट को देखो, केवल फर्स्ट और सेकंड। इसमें अगर हम लोग को रिलेशन निकालना है, क्वेश्चन शायद ऐसे ही दे रखा था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस केस में जैसे ऊपर वाले कार्बन पे CHO दे रखा, OH दे रखा और H दे रखा, दूसरे वाले में भी CHO, OH और H दे रखा, सबसे पहला चीज। और नीचे वाले पार्ट पे CH2OH, OH और H, यहाँ वाले पार्ट में भी CH2OH, OH और H, मतलब हम लोग का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। एक कार्बन पे CHO, OH और H है, दूसरे कार्बन पे CH2, OH और H है, और सामने सामने भी दे रखा। तो पहले ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ऊपर वाले में हाईएस्ट प्रायोरिटी दिख रहा, उसके अलावा फिर हम लोग को ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी दिख रहा, ये थर्ड हाईएस्ट दिख रहा, 1 से 2, 2 से 3 R होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे तो S हो जाएगा। नीचे वाले पार्ट को कंसिडर करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दिख रहा, ऊपर वाले पार्ट में जाएंगे तो हम लोगों को ठीक है ज्यादा प्रायोरिटी दिख रहा सेकंड, और नीचे वाला पार्ट थर्ड प्रायोरिटी दिख रहा। सर ऐसे ही सुपर इम्पोजेबल दिख रहा है, ऐसे ही सुपर इम्पोजेबल दिख रहा है, ऐसे कैसे सुपर इम्पोजेबल दिख रहा है? सेकंड वाला को फ्लिप कर देंगे तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। अरे फिशर प्रोजेक्शन को प्लेन ऑफ पेपर में फ्लिप कर सकता है, ऐसा पलट नहीं सकता है फिशर प्रोजेक्शन को, ठीक है? ये जो चीज बोला ना कि ये इसको ऐसा फ्लिप कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर आ जाएगा,
फिशर प्रोजेक्शन को जब भी फ्लिप करेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ऐसा मान लो अगर एक प्लेन दे रखा तो इसको ऐसा रोटेट करेंगे, इसको ऐसा फ्लिप नहीं कर देंगे, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन ये काम अलाउड नहीं होता है। तो इस केस में हम लोगों का नीचे वाले पार्ट 1 से 2, 2 से 3 एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन आर आएगा। तो ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन एस, नीचे का कॉन्फ़िगरेशन आर। दूसरे मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 से 2, 2 से 3 एस होना चाहिए, लेकिन आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और नीचे वाले पार्ट में हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग केवल कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करें तो पहले वाले कंपाउंड में ऊपर वाला जो एटम है, जो कायरल सेंटर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, जबकि दूसरे वाले में आर है। नीचे वाले पार्ट में आर और एस, तो एस आर आर एस सिमिलर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पे, एस का मिरर इमेज आर का मिरर इमेज एस। इसका मतलब 1 और 2 वाला पार्ट आराम से इनैंशियोमर कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन निकाला और आंसर निकाल के आराम से मेंशन कर दिया कि हम लोग का आंसर क्या होगा। लेकिन चलो हम लेकिन वाला चीज आज नहीं बताएंगे। कितना टाइम हो गया वैसे? हाँ ठीक है, 3 बज गया है। तो लेकिन वाला चीज हम आज नहीं बताएंगे। आज तुम लोग को ये होमवर्क देंगे केवल कि तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो टॉपिक है पूरा वर्कशीट नंबर 15 रिलेशन वाले पार्ट में सेम हो सकता है कंपाउंड, या एनैंशियोमर हो सकता है, या डायस्टेरियोमर हो सकता है। इस चीज को अभी खुद से सोच के देखो, सब कुछ करके। जैसे 1 वाला पार्ट तो काफी अच्छा सवाल है, बाकी सुपर इम्पोजिशन करा के, रोटेशन करा के, फ्लिपिंग करा के सब चीज सोच करके देखो। कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के सब कुछ करके देखो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक और छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि ये पार्ट में हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम लोग सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर पाएंगे। आज के क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर सारा मेहनत करने के बाद बताएंगे, मेहनत करना जरूरी नहीं था तो फिर क्या नहीं, फायदा? मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। सबको ब्रेक चाहिए, सबकी हालत खराब हो रही है। मतलब तो आज इतना मैचिंग कभी नहीं किए थे सर। हमको मालूम है, आज बहुत देर से हम लगातार बोल रहे हैं, हमको लगता है आधे घंटे से बोले ही जा रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा है, ये टॉपिक ऐसा ही है, बट मजा आएगा। एक्चुअल में टॉपिक में काफी मजा आएगा, तो हम ब्रेक ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है किसी को सर तो आप पूछ लो। बोले थे कि अनूप से पार्टी चाहिए, किस लिए? अभी 2 दिन के बाद इसकी दीदी का कॉलेज मिल जाएगा बढ़िया सा, तो इसीलिए इसे पार्टी देना। आईआईटी बॉम्बे में शायद से इसको उसको मटेरियल साइंस तो मिल रहा है अभी। एक फाइनल कल पता चल जाएगा, कल नहीं आज शाम में फाइनलाइज है ना। हाँ, परसों 17 तारीख को पता चल जाएगा, तो पार्टी लेना है इससे, मजा आएगा। और तुम्हारी सिस्टर से भी हम पार्टी लेंगे। एक बार उसका अभी जनवरी वाला मेंस का तैयारी कराएंगे अच्छे से। अगर जनवरी वाला मेंस उसका अच्छा चला गया, हम उसको बोले तो है कि जनवरी वाले मेंस का तैयारी करो, बारी बारी क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे हिसाब से हो जाएगा। कल एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, उसका भी काउंसलिंग कर रहा है, सुरभि नाम है। तुम लोग शायद देखते होगे, उसमें बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट आया था, और जनवरी वाले में इसमें ठीक ठीक आया। तो लास्ट ईयर ड्रॉप की थी और घर में बैठ कर तैयारी की थी। लास्ट ईयर उसके पापा जब फोन किए थे, उनसे पूछे थे कि कौन कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, तो हम केवल 2 ही फॉर्म बोले थे। 2 नहीं, सॉरी 3 फॉर्म बोले थे। एक तो आईआईटी जेईई मेंस तो भरना ही है, और बिट सेट। तो पूछ रहे थे कि सर कॉमेड के और वीआईटी वाला, वेलोर वाला या कलिंगा वाला, बोले कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। तो क्यों? बोले कि वो स्टूडेंट इस कैलिबर की नहीं है, मतलब इस कैलिबर की कि उसको आईआईटी एनआईटी में जाना चाहिए, और वीआईटी वगैरह जाने लायक नहीं है। पढ़ाई नहीं की होगी अलग बात है। तो लास्ट ईयर फिर वो ड्रॉप की, और इस साल उसका आईआईटी में हो जाएगा। उसको भी आईआईटी बॉम्बे में आराम से इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल जा रहा है, तो वो भी आराम से आईआईटी बॉम्बे जा रही है। बट उसी के कैलिबर के 2 और स्टूडेंट थे, एक मुस्कान थी और एक स्वाति। ये दोनों भी आराम से आईआईटी में जा सकते थे, लेकिन वो लोग लास्ट ईयर एडमिशन ले लिए। एक तो वेस्ट बंगाल में चली गई और एक वेलोर चली गई। बोले कंप्यूटर साइंस लेकर के वेलोर गई, बट वेलोर मतलब वेलोर ही है, वो आप आईआईटी से उसको रिलेट नहीं कर सकते, और एनआईटी से भी रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में सेफ है लाइफ, अपने जॉब करने निकल जाएंगे आराम से, धीरे धीरे ग्रोथ लेंगे। बट बचपन से जैसा पढ़े हैं, इतना अच्छा किए हैं, तो उसके बाद फिर क्यों वेलोर जाना? कल उससे मेरा यही चीज का बात हो रहा था, तो मुझसे एक चीज पूछे थे, अच्छा ड्रॉप क्यों की? बोले सर लास्ट ईयर आप बोल दिए थे कि तुम आईआईटी में जाओ तो ज्यादा बेटर है। तो मेरा भी मन था कि ठीक है, एक साल और ड्रॉप कर ले, और पापा भी बोले ड्रॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल के बैच में बहुत लोग थे, निशा, अलीशा, नैन्सी, उमा, उसके अलावा श्वेता,
और कौन था लड़कियों में? ये 5 लोग तो थे ही। ये 5 लोग आराम से आईआईटी में जा सकते हैं, हमको ऐसा लगता है। बस ये कि वो स्कूल के चक्कर में सब बर्बाद होते हैं, तो जरूरी है एक दो बार तो ऐसे होना चाहिए। सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा रहेगा तो थोड़ा ना मजा आता है। तो वो भी वहाँ से तुम्हारे सिस्टर का भी हम जनवरी वाले मेंस का तैयारी कराएंगे। उसके बाद फिर एक बार वो लोग ढंग से सीख लिया, उन लोगों को मालूम पड़ेगा क्या क्या गलती किया, तो अगली बार देखते हैं हम लोग कैसे हो सकता है। जनवरी वाले मेंस का तैयारी एक बार एडमिशन लेके करेंगे अपना आराम से। हेरिटेज उसका मिल रहा है ना शायद से जोशना? हमको नहीं पता, उसी से पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ शायद हेरिटेज मिल रहा है। ठीक है, एडमिशन तो अपना ले लेगी कॉलेज में, और एडमिशन लेकर के अपना जनवरी वाले मेंस का तैयारी करेगी। कैसे तैयारी करना हम बता देंगे। अलीशा को भी सेम चीज बोलने वाले और निशा को भी सेम चीज बोलने वाले। नैन्सी तो आराम से आईआईटी बॉम्बे जा सकती थी, नैन्सी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बट वो वीआईटी में एडमिशन ले रही है क्योंकि 2 साल मस्ती बहुत की है वो। तो 2 साल घूमते रहती थी, मेरे घर के नीचे घूम रही होती थी, और हम उससे बोलते थे घुमा मत करो, तो बोलते सर कहाँ घूमते हैं? आप कहाँ देख लिए सर? हम मेरे घर के नीचे घूम रही है, हमको सब दिखाई देता है सिटी सेंटर में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पार्टी ले लेना, और अनूप हमको पार्टी देगा, ठीक है? दीदी के ऊपर मत डाल देना कि सर दीदी ना पार्टी देगी, उसका कॉलेज लग रहा है। उससे तो हम लेंगे, तुम पार्टी देगा। सर आपसे भी लेंगे। हमसे किस बात का पार्टी लेगा बे? सर आपका भी तो रिजल्ट आया ना। कैंसिल करना पड़ेगा पार्टी। चलो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आना। वर्कशीट नंबर 15 पहले खुद से ट्राई करके आना, इंडिपेंडेंट होकर ट्राई करो जितना चीज बताया है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ छोटा छोटा ट्रिक बताएंगे। इन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में तो बहुत आसानी से ट्रिक बताएंगे हम लोग, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर हाँ सर आज 6:45 से आप फ्री है तो उसमें डाउट क्लास ले लीजिएगा ना। आज मेरा 3 क्लास लगा हुआ है, तुमको मालूम नहीं कि हम कितने बजे से फ्री हैं। 6:45 से नहीं है क्लास आपका? थोड़ा बख्श दो यार, जिंदगी एकदम खत्म हो रखा है मेरा क्लास ले लेकर के। तो कल मेरा कितना क्लास है? तो कभी खाली नहीं है सर। नहीं नहीं, कल खाली होगा, ऐसा कैसे नहीं खाली है? कल कितना क्लास है मेरा? कल शायद 2 क्लास होगा। एक सेकंड, कल मेरा 2 क्लास नहीं, कल मेरा एक ही क्लास है। कल डाउट क्लास ले लो। कल मेरा एक ही क्लास है पूरे दिन भर में, 3:30 बजे से। में आपका एक और क्लास कल किसमें? सर 9-10 में। 9-10 में कल है? कल नहीं है शायद से। शायद हम बोल रहे थे सर, हम देखे नहीं उतना अच्छे से। फ्राइडे कल मेरा 11th में एक क्लास है नीट में। कल डाउट क्लास ले लो जोशना, कल हम आराम से फ्री हैं, तो कल शाम में तुम 6:30 बजे से डाउट क्लास ले लो, ठीक है? मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, सीरियसली हम बता रहे हैं। हमको चाहिए छुट्टी। हमेशा हम 3 महीने 4 महीने ब्रेक ले लिया करते थे, इस बार तो कहीं जा भी नहीं सकते, एकदम बिल्कुल इरिटेट हो गए। मेरे दोस्त का शादी है, बहुत अच्छा कॉलेज का फ्रेंड है, दिसंबर 11 को शादी है। उसके शादी में हम बाइक से जाने का प्लान कर रहे, जबकि हमको मथुरा जाना है। केवल इस वजह से कि हम इरिटेट हो गए एकदम बिल्कुल, मतलब इरिटेट तो नहीं हो गए, मतलब क्या बोल सकते सर हैं। आप भी लगे हाथ कर लीजिए। अबे चल, तुम लोगों से शादी का बात करो तो मेरा ही कराने लग जाता है। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जोशना तुम अपना डाउट क्लास कल ले लेना शाम में, ठीक है? ठीक है सर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।